तो आज हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि टर्फ आया तो उसके बाद क्या करना चाहिए। यहाँ तक की सफर तो वो पागलपन था और ये रहेगा पागलपन, हमेशा जारी रहेगा जब तक मैं मेरा अंत नहीं होता, जब तक ये पागलपन रहेगा। और मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से। मैं जो काम आती है वो स्टडी होती है, किताबों वाली स्टडीज नहीं होती कि जो आपने आज पढ़ा और कल पता ही नहीं। वो आप जो पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ना। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाबों के नवाब। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है खिलाड़ी बनने में। तो मुझे शिकायत है उन अभिभावकों से जो अपने बच्चों को बिल्कुल खेलने नहीं देते। कई पेरेंट्स हैं जाने नहीं देते, बोलने के बाहर भी नहीं निकलने देते। Hey listeners, welcome back to our podcast powered by the Vedant International School, where we dive into the stories, insights, and expertise of remarkable guests. Today, we are exploring the world of sports. I am Kanishka and I am thrilled to be hosting this podcast. And today, we are joined by a very special guest, a dedicated leader with a passion for the game. With his experience, he is shaping teams into champions. Meet our hockey lover, hockey coach Ajit sir. Thank you sir. थैंक्स कनिष्का, यहाँ आया बहुत अच्छा लगा। स्पोर्ट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मोनू सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है यहाँ स्पोर्ट्स की चर्चा करने के लिए। So, इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम एक गुड न्यूज़ से करना चाह रहे हैं। तो भिलवाड़ा के कम्युनिटी और जो हॉकी लवर या स्पोर्ट्स लवर है उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि भिलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड बनने जा रहा है, जिसके लिए सम्माननीय श्रीमान अशोक जी कोठारी और जिला कलेक्टर जी के अनुशंसा पर हमें 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इसकी जानकारी हम और अजीत सर से लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हमारे विधायक साहब श्रीमान अशोक जी कोठारी का, जिला कलेक्टर साहब का, जिला खेल अधिकारी महोदय का, जिन्होंने इतने सालों की मेहनत को समझा और 5 नवंबर को उन्होंने हमें सूचना दी कि आपके प्रताप नगर ग्राउंड पर हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मैदान स्वीकृत हुआ है। करीब 5 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने स्वीकृत करी। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 घंटे तक मेरे आंसू नहीं रुके थे उस टाइम। मतलब ये एक हॉकी लवर के लिए, एक हॉकी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा सपना होता है। आसान नहीं था हमारा सफ़र। करीब 25-30 सालों से मैं इस चीज़ के लिए लगा हुआ था और ये सपना हमारे विधायक साहब ने पूरा किया, हमारे जिला कलेक्टर साहब ने पूरा किया। अब हमें इस सपने को पूरा करना, धरातल पर उतरना पड़ेगा। जब तक लग नहीं जाता, जब तक लगना पड़ेगा। धन्यवाद एक बार फिर हमारे विधायक साहब का और जिला कलेक्टर साहब का, जिला खेल अधिकारी साहब का और उन सभी का जिन्होंने मेरे इस सफ़र में अपना अपना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा योगदान दिया। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी दुआ ईश्वर ने सुनी, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे। अभी करीब 4-5 ग्राउंड पे डेली खेलने आते हैं बच्चे बहुत दूर दूर से। तो शायद उनकी मेहनत को देखते हुए ईश्वर ने ये प्रार्थना सुनी और उन्हें एस्ट्रो टर्फ के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में। आपका बचपन कैसा था और आप हॉकी से कैसे जुड़े? क्या आप बचपन से ही एक हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं हॉकी खेल पाऊंगा या इतना जुड़ पाऊंगा या इतना पागलपन हो जाएगा। मेरी शिक्षा जो थी प्रारंभिक सेवा सदन स्कूल में हुई, बालवाड़ी से लगाकर 8वीं तक पढ़े। लेकिन वहाँ स्पोर्ट्स का कुछ भी मतलब नहीं था, एक ग्राउंड भी नहीं था। कभी हमने बैट भी नहीं पकड़ा वहाँ स्कूल में खेलते हुए। 8 साल 10 साल पढ़ाई करी मैंने 1978 से 88 तक। 89 में हम आज़ाद नगर में रहते थे, तो आज़ाद नगर के पास में प्रताप नगर स्कूल में जो ग्राउंड था, वहाँ हम बच्चों को देखते थे खेलते हुए। कभी कभी शाम को चले जाते थे खेलने। तो खेल का एक छोटा सा कीड़ा जो मन में था, उसने मुझे सेवा सदन से निकालने को मजबूर किया। 1 नंबर की स्कूल थी, बहुत अच्छी स्कूल थी, वहाँ लोग एडमिशन के लिए तरसते थे। लेकिन खेल का कीड़ा जो घुस चुका था, उसने पापा से बोला कि मैंने को खेलना है आगे। और खेल की वजह से मैंने प्रताप नगर स्कूल में 89 में 9th क्लास में एडमिशन लिया। शाम को पहले ही दिन एडमिशन लेते हुए ग्राउंड पे गए। क्रिकेट उस टाइम बहुत अच्छा दिखता था, तो मन में थी क्रिकेट खेले।
एक प्लेयर बने। क्रिकेट में 2-4 दिन गया मैं शाम को ग्राउंड पे, लेकिन इतने बच्चे खेलते थे, किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो तवज्जो नहीं दी तो फुटबॉल में चले गए। फुटबॉल में एक किक मारी तो पहले दिन है चोट लग गई, वहां पे भी थोड़ा सा डर लग गया एकदम। तो फुटबॉल के पास में हमारा हॉकी ग्राउंड था, जो हमारे कोच साहब है उस टाइम शारीरिक शिक्षक थे, गुरुदेव ओम प्रकाश जी व्यास साहब। तो उन्होंने मुझे देखा खड़ा हुआ वहां, कई घंटों तक मैं देखता रहता था कि कैसे कहूँ मैं सर को, मैं सोचता था कि सर को कैसे कहूँ कि मैं। तो उन्होंने आगे होके मुझे प्रेरित किया कि बेटा आप खड़े हो इतनी देर से, हॉकी खेलोगे क्या। तो उन्होंने आगे होके मुझे एक स्टिक दी और उन्होंने प्रेरित किया। वो दिन मैं आज तक नहीं भूलूंगा जब मुझे क्रिकेट में किसी ने तवज्जो नहीं दी, फुटबॉल में नहीं दी, और भी 2-3 खेल में खेलने गया था, लेकिन वहां भीड़ थी क्योंकि उस टाइम 89-90s के दौर में सारे ग्राउंड खिलाड़ियों से भरे रहते थे। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन था अपने आप को वहां उस टीम में आना या प्रैक्टिस करने में। तो उन सर ने मुझे प्रेरित किया और मैं उसी दिन से हॉकी से एक लगाव सा हो गया। 10-15 दिन उन्होंने जो ट्रेनिंग दी, नई स्टिक पापा ने खरीद के दी, कुछ विपरीत परिस्थितियों में भी स्टिक लेके आया मैं, और धीरे 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 सफर शुरू हुआ। 9th क्लास में पहले ही साल मैं बता दूं आपको कि कम से कम पूरी टीम में 14 सीनियर खिलाड़ी थे जो 11वीं और 12वीं में पढ़ते थे, और उसमें मेरा कट, मतलब एक छोटे से बच्चे में, 9th में बहुत छोटी उम्र में था, लेकिन कट पीस के रूप में उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। हुरडा एक टूर्नामेंट था अपनी स्कूल टूर्नामेंट, क्योंकि पहले स्कूली टूर्नामेंट ही हुआ करते थे, स्कूली टूर्नामेंट होते थे और बच्चे फिर पूरे साल कहीं खेल नहीं पाते थे, क्योंकि आज की तरह उस टाइम कोई एकेडमीज नहीं थी, कोई प्रोफेशनल कोचेज नहीं थे, सिर्फ जो टीचर सारे शिक्षक थे स्कूलों के वही गेम चलाते थे। और इस मतलब स्कूली टूर्नामेंट के 15-20 दिन पहले हमें प्रैक्टिस मिलती थी, और हम, लेकिन वो 15-20 दिन की प्रैक्टिस, टीम के साथ में जाना, और जब टीम हमारी सेकंड पोजीशन पर लगी उसमें सेमीफाइनल में उन्होंने मुझे 5 मिनट खिलाया। यानी प्रोफेशनल मैच अगर कहूं मैं तो वो मेरी लाइफ का 5 मिनट ही खेलना हुआ, उसके बाद कुछ परिस्थिति ऐसी चेंज हुई कि मुझे छोड़ना पड़ा हॉकी। तो ये बहुत लेकिन वो एक कीड़ा था हॉकी का। मैं उस टाइम अगर मुझे कोई सपोर्ट मिलता तो शायद आप एक आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर से बात कर रहे होते। इतना जुनून आ गया था मुझे कोच साहब के गाइडेंस से, और उनके प्यार और बेहद उन्होंने लगाव रखा और काफ़ी सपोर्ट किया। 9th-10th में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, सुबह आते थे, शाम को आते थे, प्रैक्टिस करवाते थे, तो कई चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई। लेकिन 10th क्लास में आके मुझे कुछ वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मेरा एक पैशन था, गाने वाने सुनने का शौक था, तो फिर पापा ने, कुछ परिस्थिति घर की ऐसी बनी तो शौक लगा दी मेरे को, मेरे प्रोफेशन को, मतलब मेरे शौक को प्रोफेशन बना दिया। और मैं उस टाइम छोड़ चुका था हॉकी, 10वीं 11वीं में मैंने छोड़ दी थी हॉकी। फिर उसके बाद में दुकानदारी में लग गए, लेकिन ग्राउंड पे थोड़ा थोड़ा जाने लगे, बच्चों की टीम थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होने लगे। सर का जो पैशन था टीम बनाना ये करना, तो थोड़े से अधिकार उन्होंने मुझे भी दिए थे, तो मैंने अपने मोहल्ले के बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा गाइड करके और प्रताप नगर की स्कूल की टीम में उनको लेने लगे। प्रताप नगर की स्कूल में मेरा छोटा वाला भाई 1992 में कैप्टन बना, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन कोई घर की परिस्थिति थी नहीं तो खेल नहीं पाए आगे ज़्यादा, इतने कोचेस थे नहीं, पढ़ाई ज़्यादा चलती नहीं थी, मतलब खेल ज़्यादा नहीं चलता था पूरे साल भर, तो बस वो 10-15 दिन खेल के 20 दिन में हम बंद कर देते थे। और 2004 में जब मैं सक्षम हुआ अपनी तरफ से, फिर मैंने एकेडमी शुरू करी और वहीं से मेरा सफर कोच के रूप में शुरू हुआ। मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी इंडिया में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रिकेट बहुत फेमस हो गया है, सब बच्चों को क्रिकेटर बनना है बड़े होके, आप फिर ऐसा कह सकते हैं कि क्रिकेट ने बाकी सारे स्पोर्ट्स को पीछे छोड़ दिया है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, क्रिकेट ने पीछे छोड़ा ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया इंडिया में कि जो दिखता है वो बिकता है। 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उससे पहले की स्थिति क्रिकेट की भी बाकी खेलों जैसी थी। सुनील गावस्कर और अशोक ध्यानचंद जो उस टाइम के सिमिलर प्लेयर थे, उनको लगभग बराबर का सम्मान मिलता था, बराबर के पेमेंट मिलते थे, ज्यादा पैसा नहीं था स्पोर्ट्स में, तो सारे खेल हिंदुस्तान में एक जैसे ही थे, लोग क्रिकेट भी खेलते थे। लेकिन उस टाइम 1983 से पहले हॉकी का बहुत ज्यादा चलन था, क्योंकि 1975 में हमने वर्ल्ड कप जीता था,
तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद कई चेंजेस आए इंडिया में हॉकी के लिए, कई चीज़ें हुई, लेकिन जैसे ही इंडिया ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता और उसी दौरान टीवी का आविष्कार हुआ, 1986 में 84 में टीवी का आविष्कार हुआ, तो जब धीरे धीरे क्रिकेट टीवी पर आने लगा तो लोगों का रुझान बढ़ने लगा। और फिर क्रिकेट उस टाइम हॉकी के जो संरक्षक थे, जो चलाते थे हॉकी, वो थोड़ा सा पीछे हो गए, हल्का सा उन्होंने उस टाइम ध्यान ध्यान नहीं दिया, तो क्रिकेट को आगे बढ़ने का मौका मिला। और क्रिकेट आप जानते हैं धीरे 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 लोगों के नस नस में बस गया। अभी ये हालत है कि हर वक्त जहाँ जाओ आप पूरे हिंदुस्तान में, गांव में भी इतना क्रेज हो गया कि हर गांव में क्लब बने हैं क्रिकेट के, हर जगह। तो वही वाली बात है कि जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे क्रिकेट लोग। और फिर आईपीएल आ गया 2007 में, आईपीएल में पैसा आया और पैसे के पीछे धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, धीरे धीरे सम्मान क्रिकेट में बहुत सारी कंपनियां आई आगे। 8-10 घंटे का खेल होता है तो उनको पूरा एक्सपोज मिलने लगा, मतलब एक टोटल उनकी भी, जैसे खिलाड़ी तो फेमस हो ही रहे थे, उनकी कंपनियां भी उस क्रिकेट की वजह से फेमस होने लगी, क्योंकि टीवी पर आता था तो उनके एड आते थे, एड से लोग जानने लगे कंपनियों को। तो जब कंपनियों को फायदा होने लगा तो क्रिकेट पे पैसा बरसने लगा, और जब पैसा आता है आप जानते हो सारी चीज डेवलप होती है। 2004 तक क्रिकेट हमने भी खूब खेला और खूब सोचते थे कि भी मतलब एक बहुत आगे तक जाना है। 8-8 घंटे तक खेलते रहते थे प्रताप नगर स्कूल में, आईटीआई में, सिटी के 2-3 ग्राउंड थे, नगर परिषद में मोनू सर भी हमारे साथ खेले हुए हैं काफी। तो उस टाइम हम बहुत मतलब एंजॉय करते थे क्रिकेट को, क्योंकि दूसरे खेल को कोई बताने वाला था ही नहीं, क्रिकेट खेला। लेकिन 2004 में के आसपास क्रिकेट में कुछ ऐसे हुए जब अजहरुद्दीन के ऊपर सट्टे का आरोप लगा, कुछ ऐसा लगा कि जैसे फिक्सिंग होती है क्रिकेट में। तो हम उस टाइम समझदार हो चुके थे, तो जब मेरे में समझ आई कि यार क्रिकेट में फिक्सिंग होती है, लोग सट्टा लगाने लगे, तो मैंने अपने आप को क्रिकेट से अलग कर लिया। हॉकी मेरा पहला प्यार था, जब 9th-10th में खेला तो मैंने सोचा कि भाई वापस हॉकी को ही रिवाइज करते हैं अपन अपनी तरफ से। मैंने पहला, मेरे 2-3 दोस्त थे उस टाइम, गोपाल राज पारिक का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे, वो भी बहुत अच्छा खिलाड़ी था पर वो भी जिंदगी में कभी स्टेट तक भी नहीं खेल पाया। तो एक छोटी सी टीस थी उसके मन में भी, मेरे मन में भी थी, क्योंकि मैं भी कभी नहीं खेल पाया। तो हम दोनों में ने मिलके कुछ ऐसा सोचा कि अपन एक ऐसा क्लब बनाते हैं, 5-7-10 बच्चों को जोड़ के, जो हमारे साथी थे उनको जोड़ के। तो हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी क्लब के नाम से एक सेंटर के नाम से बनाया, क्लब नहीं, मेजर ध्यानचंद हॉकी ट्रेनिंग सेंटर। और आईटीआई उस टाइम ग्राउंड था हमारे पास में प्रताप नगर में, कुछ इश्यूज से मैंने आईटीआई में अपना हॉकी के ग्राउंड तैयार करने का मन बनाया। आईटीआई ग्राउंड में पोल लगाए, फट्टे लगाए, और कैसे जोड़े बच्चों को। तो वो 100 बच्चों को मैंने अपनी गली के बच्चों को बुलाया, मैंने कहा बेटा हॉकी भी निःशुल्क मिलेगी तुम्हें, बॉल भी निःशुल्क मिलेगी, किट भी निःशुल्क मिलेगी। उस टाइम में 2004 तक काफी कुछ सक्षम हो चुका था आर्थिक रूप से। तो मैंने अपनी सेविंग में से कुछ बच्चों को हॉकियां दिलाई, स्टिक मतलब बोले दिलाई, और एक क्लब के रूप मतलब ट्रेनिंग सेंटर के रूप में मैं 2 घंटे जाने लगा बच्चों के साथ। धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे मतलब लगा, कहते हैं ना कि जो दिखता है बस दिखता, तो दिखा लोगों को, बच्चों को लगा, तो कई लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे। 2007 में हमने और भी कुछ लोगों को, शहर के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनको जोड़ा, और फिर एक मेजर ध्यानचंद हॉकी क्लब के नाम से हमने उसको अच्छी संस्था बनाई। 3 साल तक बहुत अच्छा चला, शानदार खिलाड़ी तैयार हुए। हमने नेशनल लेवल पर सेकंड पोजीशन लगाई, मतलब स्कूली नेशनल लेवल पर भीलवाड़ा में, और बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस बीच छोटी सी जब परिवार में भी कुछ लोगों की नहीं बनती है, तो थोड़ी सी हमारे कुछ आपस में सोच थोड़ी सी डगमगाई। जैसे कई बार होते हैं कि मन नहीं मिले आपस में, अपनी सोच नहीं मिली, तो फिर मैंने अपने आप को अलग किया। या मेरी एक सोच थी कि इस हॉकी खेल को और ज्यादा से ज्यादा जगह ले जाएगा। पहली सोच मेरी यही थी कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसको, हॉकी चलाने वालों में मेरे साथ 10-15 जने जुड़ चुके थे, तो मेरा, मुझे लगा कि मुझे अपनी जो काबिलियत है हॉकी को और बढ़ाने की, तो मुझे, मेरे को सोचा मैंने कि भाई अपन इसको सिटीज में भी चालू करते हैं। तो सिटी में फिर मैंने नगर परिषद में वहां से परमिशन ली, नगर परिषद में स्टार्ट किया भीलवाड़ा हॉकी एकेडमी के नाम से। आईटीआई में मेजर ध्यानचंद हॉकी क्लब के नाम से चल रहा था, सिटी में मैंने भीलवाड़ा हॉकी क्लब के मतलब भीलवाड़ा हॉकी एकेडमी के नाम से
हम 3-4 जने इधर हो गए, 5-7 जने ITI में हो गए, और बहुत अच्छा एक कंपटीशन का मामला शुरू हो गया उसमें कि भाई उधर भी प्रैक्टिस हो रही है बच्चों की, इधर भी प्रैक्टिस हो रही है। नगर परिषद में हमेशा आए दिन मेले वेले लगते थे, तो जो नगर परिषद के चेयरमैन थे, आयुक्त थे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप एक रामपाल सोनी साहब के सामने नाला है, उसके सामने पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो बरसों से उजाड़ या खराब पड़ा हुआ है, महावीर स्कूल का ग्राउंड था। सर से मैंने बात करी, उनसे उनको कहा, रिक्वेस्ट करी कि भाई ग्राउंड हमें शाम को 2 घंटे की खेलने को मिल जाए तो एक बच्चे खेल पाएंगे। उन्होंने हमारी बात को, दिनेश जी अजमेरा सर थे, उन्होंने हमारी बात को रखा, और 2011 में हमने 2007 में हमने क्लब स्टार्ट किया, 2004 में ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया, और 2011 में हमने महावीर स्कूल में अपना भीलवाड़ा हॉकी अकेडमी के नाम से स्टार्ट किया। कुछ दिनों बाद बच्चे चारों तरफ से आने लगे। मोदी ग्राउंड जो आज फेमस है, उस टाइम भीमगंज की स्कूल का था। जो आरसी व्यास में मोदी ग्राउंड है ना आज, वो उस टाइम भीमगंज स्कूल का था। तो मेरी ये सोच थी कि भीमगंज यानी उधर आरसी व्यास कॉलोनी में भी हॉकी चालू हो जाए। तो हमने अपने 5-7-10 जनों ने मिलकर वहाँ भीमगंज स्कूल से बात करी, उस ग्राउंड पे भी हमने पोल पट्टे वगैरह सब लगाए, हॉकी चालू करी, बहुत सारी चीजें रही। मेरी यही सोच थी कि भीलवाड़ा में जगह जगह हॉकी का सेंटर चालू हो जाए। इस दरमियान 2017-18 में उदयपुर में एस्ट्रोटर्फ लगने की बात आई। जब वहाँ खेल गांव डेवलप हुआ तो उदयपुर में एस्ट्रोटर्फ लगने की बात आई, तो एक कोच, एक अच्छे खिलाड़ी का जो सपना होता है वो एक एस्ट्रोटर्फ मैदान होता है, उस पर खेलना होता है, क्योंकि हॉकी का भविष्य मिट्टी के मैदान पर नहीं है। आप मिट्टी के मैदान पर एक स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी ग्रासरूट लेवल से, लेकिन अगर उसको अच्छा खिलाड़ी बनना है, आगे जाना है, तो उसको टर्फ चाहिए, एस्ट्रो टर्फ चाहिए ही चाहिए। तो 2018 में जब एस्ट्रो टर्फ तैयार हुआ तो मैंने अपने आप को वहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी का एक बेस तैयार हो चुका था, जो उनको उस वक्त जरूरत थी एस्ट्रो टर्फ की। तो कई खिलाड़ियों को मैंने इनवाइट किया, मैंने अपनी शॉप भी वहाँ ले ली कि ताकि मैं वहाँ रह सकूँ, एस्ट्रो टर्फ का फायदा अपने बच्चे को मिल सके। यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा प्लेयर है, और मैं भी उसको बचपन से चाहता था कि एक अच्छा प्लेयर बने, देश को जिताने वाला एक अच्छा प्लेयर बने। कई चीजें होती है जब परिस्थिति नहीं बन पाती, तो वो आज अच्छा प्लेयर नहीं बन सका, लेकिन एक अच्छा कोच बनाने का मेरा प्रयास है। तो उदयपुर में फिर कोई 2-3 साल तक वहाँ टर्फ पे बच्चे खेले। एक परिस्थिति ऐसी बनी कि फिर से मैं वापस भीलवाड़ा आया, फिर से वापस प्रताप नगर में आया, प्रताप नगर में वापस बच्चों को स्टार्ट किया, रिवाइज किया। कई बार चीजें बंद हुई, चालू हुई, बंद हुई, क्योंकि मेरा सपोर्ट मेरी सोच से किसी ने नहीं किया। मैं था तो मेरे पीछे सब थे, लेकिन आगे होकर कोई इस खेल के लिए आगे नहीं आया। तो कई बार उस चीज का भी नुकसान हुआ, कुछ अच्छे लोग भी मिले सफर में, कुछ नकारात्मक लोग भी मिले, तो लंबा बहुत सफर बहुत लंबा हो गया। तो उसके बाद का जो सफर रहा, प्रताप नगर में बहुत अच्छा चलने लगा, कई बच्चे पीटीआई बन गए, कई बच्चे सीनियर हो गए। तो मुझे लगा कि यहाँ ये बच्चे वापस चला लेंगे ग्राउंड। मैंने महावीर स्कूल में वापस एक बार बात करी, उन्होंने मुझे अधिकार दिए। मप्स स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी के नाम से हमने वहाँ ग्राउंड डेवलप किया, 100-150 बच्चे रोज जुड़ने लगे, एक माहौल बहुत अच्छा बना अधिकार मिले। तो उसके बाद मप्स के बाद मुझे सेवा सदन ग्राउंड था, क्योंकि मेरा शुरू से एक विजन था कि जगह जगह हॉकी की ग्राउंड तैयार कर दो, कंपटीशन बढ़ेगा, तो जब कंपटीशन होता है तो अपने आप टैलेंट निखरता है। लेकिन साथ देने वाले और मेरी सोच से काम करने वाले कोई मिले नहीं। सेवा सदन में गया, वहां भी उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मप्स में चलने लगा था गेम, सेवा सदन वालों ने भी ग्राउंड में पोल लगाए, हॉकी के पट्टे लगाए, और बस मेरे विजन से उन्होंने किया। 50 बच्चे वहां भी खेल रहे हैं। इस दरमियान अभी 3 महीने पहले कोठारी साहब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शहर में, उनकी सोच इतनी पॉजिटिव है कि मैं, मतलब मेरे वो हीरो है एक आदर्श के रूप में। मैं उनसे 2-4 बार पहले भी मिला था, बहुत अच्छा लगा, और उनसे एक चर्चा हुई, विधायक खेल योजना हमने बनाई, और उन्होंने मेरा जुनून देख के, पागलपन देख के, और ये टर्फ हमारे स्वीकृत किया। तो एक मुझे भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इतना इजी उन्होंने कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आपने अभी जैसे बताया कि आप मेजर ध्यानचंद हॉकी प्रशिक्षण केंद्र के नाम से स्टार्ट किया जी। सिखाते हो बच्चों को,
और बहुत छोटी उम्र से आप बच्चों को हॉकी सिखाते हो। जी नहीं, इसमें क्या है कि इतना पहले जब छोटे थे इतना विजन नहीं था, तो 8वीं 9वीं के बच्चे ही आते थे। छोटे बच्चे ज्यादा समझते भी नहीं थे, हम भी लेते नहीं थे, क्योंकि हॉकी एक ऐसा खेल था कि उसमें लगने का डर रहता है, लोगों को लगता है। लेकिन मैं एक कोच हूँ, मैं वहां रहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हॉकी एक इतना कि उसमें, लेकिन लोगों की सोच है कि हॉकी में लग जाएगी। तो वो 8वीं 9वीं क्लास से बच्चे जुड़ते थे हॉकी से। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये रहता था कि स्पोर्ट्स में 8वीं 9वीं 10वीं यानी कोई भी चीज हो तो उसमें 4 साल लगते हैं उसको सीखने में। आज हम स्कूल भी जाते हैं तो प्रेप वगैरह जो होती है, 4 साल बाद बच्चा पहली क्लास में आता है ना। आप भी पहले दिन से तो एबीसीडी नहीं सीख सकते, 4 साल लगते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही होता है, 4 साल उसे लगते हैं परिपक्व होने में, उसको कुछ समझने में कि हॉकी कैसे पकड़नी चाहिए या कैसे खेलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो 8वीं क्लास का बच्चा अगर जुड़ रहा है तो 9 10 11 12 में आते आते वो कुछ समझने लगता है या कुछ खेलने लगता है। तो कई बार क्या होता है कि कैरियर को देखते हुए बच्चे हॉकी से या खेल से स्किप कर जाते हैं। आप भी एक खिलाड़ी हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहते हैं आप भी हैं खेलना कि मैं आगे तक खेलूं, लेकिन एक विजन नहीं रहता है। और परिवार, समाज और लोगों का कई बार ऐसा रहता है कि तू अभी तक खेल रहा है, खेलेगा तो फिर लाइफ कहाँ जाएगी, क्या करेगा जिंदगी में, खेलने से थोड़ी लाइफ निकलेगी। तो कई चीजें होती है तो बच्चों को फिर डाइवर्ट करने पर मजबूर करती है और टैलेंट वहां तक सीमित रह जाता है। और एक कोच जो पहले दिन से ये सोचता कि यार मेरा जो स्टूडेंट है वो इंडिया खेलना चाहिए, या तो कई चीजें ऐसी होती है जो उसको मिल ही नहीं पाती। जैसे हमें लंबा सफर तय करना होता तो जैसे 100 बच्चे हैं आज, तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 1 या 2 ही रह जाते हैं जिसका एक विजन रहता है कि मुझे ओलंपिक तक खेलना है। तो कई बच्चे स्किप कर जाते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बच्चों को, आपने जो बताया अभी कि बच्चे पढ़ाई की वजह से स्पोर्ट्स को छोड़ देते, तो आपको क्या लगता है कि इसमें बैलेंस कैसे कर सकते हैं दोनों चीजों को, या फिर कोई एक चीज पे ही हमें ध्यान देना चाहिए? दोनों चीजों में बैलेंस का आप जब बात कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको कि ये विजन मैंने अभी 2020-22 में मैंने सोचा, जब मेरा भाई चाइना में रहता है, अभी चाइना है वो, तो चाइना में जो स्पोर्ट्स का जो विजन है वो वहां पे वो ये करते हैं कि 3 साल के बच्चे को वो ग्राउंड पे लाना। उनका एक मकसद रहता है कि भाई 3 साल के बच्चे को हमें ग्राउंड तक पहुंचाना है, सारा काम हमें वो विजन उस पर करना है। उनको वो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम प्रोवाइड कराना है, सुविधाएं, उनको एक माहौल उसको उस टाइम बनाना है जब वो छोटी उम्र का हो। आज हम 3 4 5 साल के बच्चे को जब इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए अगर अपन उसको उसी हिसाब से उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अब पूछता हूँ मैं कई बच्चों से, बेटा आज ग्राउंड पे क्यों नहीं आया? सर वो मम्मी ने मना कर दिया, मुझे ट्यूशन जाना है। अब 5वीं 4थी 3री क्लास का बच्चा ट्यूशन 8 घंटा वो पढ़ के आ रहा है, फिर उसको ट्यूशन की क्या जरूरत है? हम चाहते, हमने एक दूसरे को देखने के लिए, दो जनों को दिखाने के लिए अपना माइंड से आप उसका बचपन छीन रहे हो। 3 साल से 13 साल तक की उम्र बचपन के रूप में आती है, मानते हो ना आप? बचपन तो बच्चा बिगड़ जाएगा खेलने से, बदमाश या उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, ये कई चीजें आती है सामने। लेकिन इस चीज को मैंने प्रूव किया कि नहीं आती है। हमने जो मप्स एकेडमी स्टार्ट करी वो 3 से 13 साल तक के बच्चों की थी। जब मैंने उनके सामने ये बात रखी तो वो भी थोड़ा सा, सर छोटे छोटे बच्चे कैसे ग्राउंड पर आएंगे? मैंने कहा आएंगे आप, ये मेरा पागलपन है, आप मेरे पे छोड़ दो, आएंगे, आएंगे भी और बहुत मजा आएगा उनको खेलने में। ये चीजें मैंने, उन्होंने मुझे अधिकार दिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मप्स स्पोर्ट्स और मप्स स्कूल की अवनी मैम, दिनेश जी अजमेरा को, जिन्होंने मुझे ये अधिकार दिए कि मैं अपने मर्जी से कुछ कर पाऊँ। कई बार होता है जब हम 10 जनों के मन मिलते हैं, मन जब 10 जनों की सोच होती है तो कई चीजें बनती बनती बिगड़ जाती है। होता है ना कई बार, क्योंकि हम धरातल पे तो आ ही नहीं पाते हैं और वो आपस में उलझ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे वन मैन आर्मी के रूप में सोचने पे पूरे अधिकार दिए। मैंने सारी चीजें वहाँ अपनी सोच से करी। 3 4 स्टूडेंट थे जो मेरे पुराने, ज्यादा नहीं खेल पाए थे, उनको जोड़ा, जिसमें दिनेश सोलंकी है, उसकी बहन मनीषा सोलंकी, मेरी एक स्टूडेंट थी कोमल शर्मा, और एक राजपूत पलक राजपूत, तो उनको भी मैंने जोड़ा अपने साथ। और हमने 3 साल से 13 साल तक के बच्चों की एकेडमी स्टार्ट करी। और कोई इसमें स्पेशल खेल नहीं रखा,
विजन ये रखा कि बच्चे आए ग्राउंड पर 1 घंटा दौड़े भागे खेले कूदे गिरे पड़े, बस मतलब मिट्टी के मैदान पर उनको खेलना है। और ये कोई उनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी, ज़्यादा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किए, जो चीज़ें चाहिए होती वो की। और 2.5 साल में हमने वहाँ 250 से 300 बच्चों का माइंड सेट किया कि अगर उनको 3 साल की उम्र में स्पोर्ट्स मिले तो लाइफ में कई चीज़ें चेंज हो जाती। पेरेंट्स शिकायत लेके आते थे कि सर ये खाना नहीं खाता है, ये कमज़ोर है, क्या ये आलसी है, 9 बजे तक उठता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स ने, जो मैंने कहा आप उनको भेजना स्टार्ट करो, ये कोई शिकायत नहीं है या कोई कोई दिक्कत, ये दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, ये दिन भर ये कर, हम हमने मोबाइल दिया उसके हाथ में तो वो मोबाइल ही चलाएगा, हमने उसके सामने टीवी रख दी तो वो टीवी चलाएगा, आप उसके हाथ में हॉकी पकड़ा दो, पैर में फुटबॉल दे दो तो वो चलाने लग जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट रखा हमने, हाथ में हॉकी पैर में फुटबॉल। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे विजन चेंज हुआ पेरेंट्स का भी, सर मिट्टी के मैदानों पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। उनका मिट्टी सबसे बड़ा तत्व है शरीर के लिए, ये शरीर भी तो मिट्टी है। आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए, तो मिट्टी भी चाहिए, शरीर मिट्टी से ही बना है। तो धीरे धीरे कुछ हमने वहाँ फीस भी चालू करी, निःशुल्क नहीं रखा हमने, 600 रुपये महीने पर स्टूडेंट की फीस थी, और हम साल भर की फीस एक साथ लेते थे ताकि पेरेंट्स पर दबाव रहे। 7200 रुपये हमने शुरू में फीस रखी, हमने चर्चा करी कि भाई निःशुल्क रखेंगे तो उसकी वैल्यू, लेकिन उसमें हमने 30% बच्चों को निःशुल्क भी रखा। कई बार होता है कि कुछ बच्चे खेलना तो चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं है, खेलना चाहते हैं लेकिन कई बार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते, तो मैंने उनके सामने जो प्रस्ताव रखा था 30% की उन्होंने बात मान ली। 100 बच्चे आएंगे तो 70% बच्चे जो सक्षम है वो फीस देंगे और 30% बच्चे निःशुल्क रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरी मानी, बहुत अच्छा हॉकी भी डेवलप हुआ, एथलेटिक्स भी डेवलप हुआ, हमने कई टूर्नामेंट कराए 2-2.5 साल के अंदर। लेकिन जो लक्ष्य मेरा था एस्ट्रोटर्फ का, वो वहाँ पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो प्राइवेट जगह थी। मैंने चर्चा भी करी कि हम यहाँ क्या एस्ट्रोटर्फ ला सकते हैं, लेकिन ये भी एनओसी नहीं दे सकते थे क्योंकि प्राइवेट जगह है और सरकार भी प्राइवेट जगह पर पैसा नहीं लगाती है। तो कुछ, लेकिन बच्चों का बहुत फायदा हुआ। पेरेंट्स खुद 2-2, 3-3 महीने में जब बच्चे रेगुलर आए ना, तो कहते सर अपना आप जल्दी उठ जाता है, खाना खाने लग गया, जल्दी सो जाता है। तो ये सारी चीजें नेचुरल है। आज आप देखो पुराने गांव में जब चीजें नेचुरल होती थी सारी, हम फ्रेश होने भी पैदल जाते थे, 1-1 किलोमीटर जाते थे ना। तो ये सारी चीजें हमने प्रकृति के खिलाफ हमने पैदा करी, बीमारियां इसलिए बढ़ गई। ब्लड शुगर, बीपी, ये हमने कभी सुना ही नहीं था नाम, मैंने तो कभी नहीं सुना था बीपी शुगर, हमको किसी को होगी किसी को होती नहीं थी। पुराने जमाने में गांव में हमारे दादाजी 100 साल तक जिंदा रहे, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई उनको, कभी डॉक्टर का मुंह तक नहीं देखा। तो ये कई चीजें हुई ऐसी। तो ये 3 साल से 13 साल का जो मेरा कॉन्सेप्ट था ये सफल रहा, और इसको भी हम आगे भी, जो टर्फ भी आया हमारे यहाँ, अगर टर्फ भी लगेगा तो ये पूरे इंडिया का ग्रास रूट सेंटर होगा, छोटे बच्चे ही उसमें प्रैक्टिस करेंगे और उनको हम 13 साल तक, उससे क्या होता है 13 साल तक के बच्चे अगर 3 साल से 10 साल तक अगर उसको रेगुलर प्रैक्टिस मिले, छोटे छोटे स्तर पर मौका मिले, तो हमें पता लग जाता है कि इसमें स्पोर्ट्स का टैलेंट है। तो हमें बहुत तरीके से उसको बहुत इजी तरीके से आगे तक पहुंचा सकते हैं। उसका जुनून देखा जाएगा, उसका पागलपन है कि नहीं है, वो भी खुद चाहता है कि नहीं चाहता, पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि इसको मैं प्लेयर बनूं। तो 13 साल तक की उम्र में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मुझे लग रहा है या पेरेंट्स को लग रहा है कि सर ये ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो अब अपन 13 साल के बाद उसको स्किप करा। फिटनेस जो 10 साल में रही वो जिंदगी भर काम आएगी। सोच के देखो, जो मेरे को 30 साल हो गए, एक भी दिन ग्राउंड से मिस नहीं रहा हूं, चाहे मैं कितना भी बिजी हूं, मैं शहर से बाहर भी हूं तो शाम को 2 घंटे उस शहर के ग्राउंड में पहुंच जाता हूं। मैंने हमेशा अपने ग्राउंड को मंदिर समझा है। 2-2 घंटे लोग मंदिर में अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं, कहीं ना कहीं 2 घंटे अपने आप को चाहिए लोगों को। तो मेरा ये टाइम पास समझ लो, तो टाइम पास जब करना ही है तो उसको पूरी ईमानदारी से करें। जो मेरे में है मैं उस टाइम बच्चों को दूं, गाइड करूं, प्रेरित करूं। उसका ही परिणाम है कि आज बच्चे इतना हॉकी खेल रहे हैं। मुझे किसी ने चैलेंज किया था कि हॉकी कौन खेलता है, मतलब क्रिकेट के लिए इतने बच्चे खेलते हैं, हॉकी कोई खेलता है क्या? कोई नहीं खेलता हो।
उसको मैंने चैलेंज के रूप में लिया। हर जगह भीलवाड़ा में हॉकी के ग्राउंड कहीं नहीं था, हर जगह बच्चे क्रिकेट के ग्राउंड थे। एक चैलेंज के रूप में लिया कि मैं हर जगह हॉकी का ग्राउंड होगा। उसके बारे में काम किया और धीरे 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 अभी भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव है, आसान नहीं है। मेरे खुद के स्टूडेंट मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें सर ने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आप जब खोना नहीं चाह रहे हो तो कैसे मिलेगा? मैं अगर ITI नहीं खोता तो मुझे प्रतापनगर नहीं मिलता, प्रतापनगर नहीं खोता तो मुझे सिटी सेंटर नहीं मिलता, सिटी नहीं मिलता, सेवादल नहीं मिलता, सेवादल नहीं मिलता छोड़ता तो और आज ये टर्फ मिल गया। तो माहौल और परिस्थिति के हिसाब से जब आपका लक्ष्य हो तो आप उसमें जुनून भी काम आता है, आपका शौक भी काम आता है। तो मेरा शौक भी था, लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे और आज जो टर्फ पास हुआ उसके लिए आपने भी मुझे तभी बुलाया तब कुछ थोड़ा सा अचीवमेंट आया। बाकी लोग कई बार होता है अपन पागल समझते हैं, जब तक कोई आविष्कार नहीं होता ना, जब तक कोई उपलब्धि नहीं हासिल हो जाती, जितने भी अच्छे अच्छे लोग जो ऊपर तक पहुंचे आप उनकी जीवनी पढ़ना। रोनाल्डो बचपन में क्या था, एक गरीब परिवार का बच्चा था जिसको फुटबॉल खेलने के भी पैसे नहीं थे। कई बार परिस्थिति ऐसी चेंज हुई, किसी ने प्रेरित किया। सारा खेल प्रेरणा का है। आप मेरे पास 1 महीना आ जाओ, मैं आपको इतना प्रेरित करूंगा कि आप पढ़ाई छोड़ दोगे और खेलने में लग जाओगे। आपके मोनू सर आपको प्रेरित कर रहे हैं ना कुछ करने के लिए, या आप मेरे सामने बैठे, तो ये एक प्रेरणा है। यही प्रेरणा 10 बच्चों को और भी मिलेगी तो उनकी लाइफ में चेंज आएगा। फिर धीरे धीरे उसका बच्चे का मन बनेगा, अभिभावक का मन बनेगा। कई पेरेंट्स को मैंने गाइड किया है कि इन बच्चों को इसमें टैलेंट है, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है, तो इसको उसी दिशा में प्रेस करो। आधा अधूरा ज्ञान बेकार होता है। आपको खेलना भी है, पढ़ना भी है, ट्यूशन भी जाना है, तो एक औसत जो आपने सवाल पूछा ना कि खेल भी और बैलेंस भी, तो अब मैं यहाँ आता हूँ कि 13 साल तक उम्र में पता लग जाता है कि आपको इस दिशा में जाना है कि इस दिशा में जाना है। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे पता है कि ये 6 बच्चे मैंने सेलेक्ट किए कि इनको इंडिया प्लेयर बनाना है, वो भी तैयार है, उनकी कद काठी, उनका जो टैलेंट है वो नजर आ गया। कई बच्चे छोड़ देंगे, अब वो खेले, उसके बाद अगर खेल से जुड़ते हैं तो वो एज ए फिटनेस है, और ये फिटनेस ताउम्र रहनी चाहिए। हम क्यों छोड़ दिया? आपने क्यों छोड़ दिया खेल? बताओ, आप भी खेलते थे, क्यों छोड़ा? स्टडीज पे ज्यादा ध्यान देना। कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 घंटे हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, 24 घंटे हैं। सुबह 4 बजे से 6 बजे भी पढ़ सकते हो आप, कौन मना कर रहा है? 4 बजे उठना तो सीखो। सोने के लिए 8 घंटे बहुत होते हैं, हम 12 घंटे सोते हैं, 4 घंटे हम खराब कर रहे हैं। ये मेरा जो अनुभव है मैं बता रहा हूं। आपने कह दिया स्टडीज, क्या स्टडीज? अभी मैं आपसे पूछूं, आपसे छोड़ो, इंडिया के 80% बच्चों को 100 तक गिनती नहीं आती। अगर मैं पूछ लूं, सरकारी स्कूल को छोड़ दिया जाए और छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो 100 तक गिनती नहीं बोल सकते हिंदी में। सच्चाई है, शायद आपको भी नहीं आती होगी। हाँ या ना में जवाब दो, आती है? नहीं आती। तो हम आप कह रहे हो स्टडीज, जो लाइफ में जो काम आती है वो स्टडीज होती है। किताबों वाली स्टडीज नहीं होती कि जो आपने आज पढ़ा और कल पता ही नहीं। वो आप जो पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हो। मैंने BA कर लिया, MA कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने MBA कर लिया। MBA क्या, एक चाय वाला भी जो है ना वो MBA से ज्यादा कमाता है। MBA क्या है? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उस बिजनेस को कैसे चलाना है। अंबानी का बिजनेस कोई आज इस लेवल पर पहुंचा तो वो शुरू से उसने जीरो से स्टार्ट किया था। तो ऐसे खेलों में है, खेलों में भी एक विजन होता है उसमें। तो मेरा सबसे पहला विजन था कि एस्ट्रोटर्फ आए तो मैं कुछ काम कर पाऊँ। नहीं आया तो वो कभी इस ग्राउंड को सही कराया, कभी उस ग्राउंड को सही कराया, कभी वो मिट्टी के लेवल तक, जमीन लेवल तक ही रह गए। और मैं खुद अपने आप को यही कहता हूँ कि मैं कोई कोच नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा हॉकी मतलब खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं कभी खेल ही नहीं पाया। लेकिन एक कीड़ा था जो मुझे नहीं मिल पाया। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को, और सभी बच्चों को नहीं, मेरे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं किसी को फिटनेस की तो मिल रही है। आपने हमारे लिए क्या किया? अरे तू स्वस्थ रहेगा जिंदगी भर, ये मैं कर रहा हूँ ना।
एक डॉक्टर बन रहा है, वो किस लिए बन रहा है? आप बताओ। वो एक डॉक्टर किस लिए बन रहा है? एक पेरेंट्स डॉक्टर किस लिए बना रहा है उसको? आगे जाके वो दूसरे मरीजों को सही मरीजों को लेकिन नहीं, 90% पेरेंट्स की और मानसिकता रहती है कि मैं इसको पैसा कमाऊं। 80%, 50% मान लो। क्यों? क्यों पैसा कमाऊं? कवर। आज अगर एक कोई डॉक्टर बनता है तो कम से कम उसकी लाइफ 25 साल लगते हैं और 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगता है। 50% डॉक्टर में, 50% डॉक्टर अपनी काबिलियत से बनते हैं, उनका सपना रहता है कि मैं सेवा करूं। 50% की बात बता रहा हूँ। उनका क्या मानसिकता रहेगी? अगर 1.5 करोड़ में अगर आप डॉक्टर बनते हो तो आपकी सेवा करने का लक्ष्य रहेगा। आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको कवर करोगे, और 1.5 करोड़ रुपए कवर करने में लूटना ही पड़ेगा लोगों को। है ना बेटा? है? आपकी कोई बीमारी नहीं हो तो भी मेरे को बतानी पड़ेगी कि भाई तेरे को ये बीमारी है, तुरंत इलाज करा। होगा ना? हाँ, सही बात। तो एक डॉक्टर क्या करता है? मरीज को ठीक करता है, उसको बीमारी को ठीक करता है। और मेरा जो सोच अभी डेवलप हुई है ये अनुभव से, मेरी ये सोच है कि डॉक्टर बनाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई 10, 15, 20 डॉक्टर बन जाए एक गांव में, एक सिटी में। पहले गांव में कहाँ डॉक्टर होते थे? शहरों में भी नहीं होते थे। एक अस्पताल था, बड़ा हॉस्पिटल, बस। हम उस विजन पे काम करें कि हमें बीमार होने की जरूरत नहीं पड़े। आप बीमार नहीं होगे तो आपको जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी। मैं 50 साल का हूँ, फिट हूँ, डेली 4 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे ग्राउंड पर देता हूँ। तो ये क्यों है? कि स्पोर्ट्स की वजह से इतनी एनर्जी। आप में रात को 12 बजे तक भी थकता नहीं हूँ। सुबह 8:30 बजे शॉप पे चले जाता हूँ, 11, 12 बजे तक। तो स्पोर्ट्स का लाइफ में मजा आता है कि इंजॉय करो। मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं प्लेयर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कैरियर तो कैरियर नहीं। स्पोर्ट्स में बहुत चीजें हैं। आप हारना सीखते हो, जीतना सीखते हो, लड़ना सीखते हो, गिरना सीखते हो। तो जो आपने बताया ना कि भाई, क्या बताया था आपने? बैलेंस। बताओ बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो जो बच्चा अगर खिलाड़ी नहीं भी बनना चाहे तो कम से कम 1 घंटा तो खेल सकता है। आपने कहा स्टडीज बिल्कुल आड़े नहीं आती। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड जाओ, 1 घंटा अपनी मर्जी से जो चाहे जो खेलो, एक्टिविटी करो। चाहे हाथों को ऐसे ऐसे हिलाओ, पैरों को हिलाओ, कोई नहीं। ये योगा होगा होगा, ये सब योग जैसे है। तो वो जो दौड़ नहीं सकता है, वो 1 घंटा दौड़ना अपने आप में सारी फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है। 1 घंटा फुटबॉल खेलना, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था 1 घंटा फुटबॉल खेल लो, आपको किसी की जरूरत नहीं। कोई एक्सरसाइज, कोई सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो अगर आप प्लेयर नहीं बनना चाहते हैं, आपको बैलेंस बनाना है, तो 1 घंटा सुबह उठो, दौड़ के आओ, शाम को 1 घंटा वापस खेलने जाओ। स्किल डेवलपमेंट। आप फुटबॉल से प्यार करते हो तो अपनी फुटबॉल लो, स्किल डेवलप करो, बस। ये 2 घंटे का समय अगर आप ग्राउंड को देने लग जाओगे ना, ये 100 साल की, 80 साल की, 70 साल की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। आप करोड़ों रुपए कमाओगे तो वो आप अपने लिए खर्च कर पाओगे। तो 30 साल में कि डॉक्टर कह देगा कि बेटा शुगर बंद कर, मतलब मीठा बंद कर दे, काजू भी नहीं खाना, कहीं जीव ने भी नहीं जाना। होता है ना ऐसा कई जनों के साथ। तो वो मेरे जो लाखों रुपए कमा के भग रहा हूँ, मेरे को क्या काम आएंगे? तो ऐसा नहीं है कि स्टडीज और खेल में आप आज से मेरे कहने पर 1 घंटा, वो कहीं वो आपको स्टडीज में और आगे तक ले जाएंगे। आप अभी 10th क्लास में, आपको कितने साल पढ़ाई करनी है बताओ? किस लिए पढ़ाई कर रहे हो आप? सबसे पहले तो बताओ। स्टडीज का जब नाम लिया तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? करियर बनाना। कैरियर क्या होता है? 2 पैसे कमाना, लाइफ सेटल हो जाए, यही होता है ना। ओवरऑल मकसद यही होता है। आप पढ़ाई में यूं बोलो कि मैं सेवा कर पाऊं लोगों की, भूखे तो हम मरेंगे नहीं। कैरियर में क्या होता है? लोगों का जो आजकल की जो हमने क्या है, एक तरह से ऐसा एक विज्ञापन पैदा कर दिया है कि बच्चों को इंजीनियर बनाओ, ये बनाओ, 10 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, इसी पे काम कर रहे हैं। क्या 15,000 रुपए कमाने वाला जिंदा नहीं है, खुश नहीं है ना? हिंदुस्तान में 90% लोग हैं जो मीडियम फैमिली के हैं। मैं 30-50 हजार रुपये कमाता हूँ, खुशी हूँ। मेरी कैरियर में क्या दिक्कत है? मैं 2 घंटे अपने हिसाब से जाता हूँ, मैं अपना मालिक हूँ खुद। दुकान जब चाहे बंद कर देता हूँ, जब चाहे खोल देता हूँ, मुझे कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। कैरियर की हमने परिभाषा बदल दी कि भाई किसी बड़ी कंपनी में हम काम कर, आप कैरियर नहीं बना रहे हो, आप नौकर बन रहे हो उनके। एक गधा हमारी नहीं होती, गधा है, उसको हम जो कहेंगे वो करेगा।
तो वो हम उस पैकेज के पीछे गधा बन रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं। कहीं शादी में नहीं जा सकते हैं, अपनी खुद की शादी में भी 2 दिन का ही समय मिल पाता है, होता ना? हाँ सच बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ? सही। कोई एंजॉय नहीं लाइफ में, कोई नहीं। साल में 1-2 दिन छुट्टी मिलती है तो वो कोई कहाँ चले जाता है पैसा खर्च करके, कोई अरे छोटी छोटी चीजों में भी हम खुशियां ढूंढ सकते हैं। अभी यहाँ ढोल बजा तो मैं नाच रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए लगा के डीजे लगाने की क्या जरूरत है? जिंदगी भर लोग कमाते हैं और शादी में 1 करोड़ रुपए का बजट किसको? सिर्फ 2 जनों को दिखाने के चक्कर में। होता ना, लोग 5 करोड़ शादी में लगा रहे हैं। अरे कौन देख रहा है तेरी शादी में 5 करोड़ लग रहे हैं, 1 करोड़ लग रहा है? हम तो यहाँ ढोल में गली पे 4 दिन पहले नाच रहे हैं 500 रुपए के ढोल पे, वही हमारी खुशियां है। खाना ही तो खाना, तो भाई 5 करोड़ लगा के दिखाओ, वो इतना बड़ा होटल ले लिया, मैं होटल में करूंगा क्या? शादी में तो मैं 1 दिन आ रहा हूँ, हम तो बाहर लोन में बैठ के बातें कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में, ये बहुत सारी चीजें काम आती हैं। आज के बाद कभी भी पढ़ाई और इसका 1 घंटा लाइफ में स्पोर्ट्स रखो। करियर बनाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स में करियर है, आप स्पोर्ट्स टीचर बन सकते हो। अच्छा, स्पोर्ट्स टीचर क्या करता है? एक डॉक्टर अगर बीमार को ठीक करता है तो स्पोर्ट्स टीचर क्या करता है बताओ मुझे? वो बच्चों को सिखाता है। सिखाता है। और बच्चे आते हैं ग्राउंड पे तो क्या होते हैं? खेलते हैं, फिटनेस रहती है। तो फिटनेस का असली महत्व क्या है? स्वस्थ रहते हैं। तो एक फिटनेस या एक टीचर, स्पोर्ट टीचर, अगर एक डॉक्टर बीमारी होने को ठीक करता है बीमार होने पर, तो एक स्पोर्ट टीचर बीमार ही नहीं होने देता, होता है। तो हम किसका सम्मान ज्यादा करते हैं? डॉक्टर साहब आ गए, तो मेरी ये सोच है कि पूरे हिंदुस्तान में जो स्पोर्ट्स टीचर है उसका ज्यादा सम्मान होना चाहिए। ये हमारे बेटे को पूरी दिशा, खेलों में बिगड़ जाएगा, गालियां सीखेगा, ये करेगा वो करेगा, तो कई जो सक्षम परिवार होते हैं वो भेजते नहीं, या ऐसे स्पोर्ट्स में भेजते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप के। हम चाहते हैं कि वहां भी जाए बच्चे जैसे, पर कुछ मजबूत खेल भी तो होने चाहिए। फुटबॉल 150 करोड़ की आबादी है, फुटबॉल में हम 150 नंबर पर हैं। वर्ल्ड कप होता है जब हम दूसरों के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, हमारी टीम ही नहीं खेल रही है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछना आप हॉकी की मतलब कोई हॉकी है ऐसे सोचते हैं। तो ये चीजें हम हॉकी प्रेमियों को, हम हॉकी खिलाड़ियों को आगे आना पड़ेगा इसके लिए। तो ऐसा मत समझो कि आप पढ़ाई डिस्टर्ब होती नहीं होती। अभी हमारे बच्चे जो मैं आता हूँ मैं उनको पहले दिन कहता हूँ, उनको विजन तो बताओ कि 24 घंटे में से तेरे को 1 घंटे ही तो देना है स्पोर्ट्स का, और जब तू 1 घंटे ही दे रहा तो दिखावा मत कर, दिल से लग जाए। 1 घंटा बहुत होता है पूरा अपने आप को पसीना निकालने में, होता है। अब आप चले गए दिखा रहे हो स्पोर्ट्स खेलने गया हूँ मैं, इंडिया प्लेयर बन गया, मतलब नेशनल, स्टेट नेशनल तो हर कोई खेल रहा है। नेशनल प्लेयर बनना आज की तारीख में बहुत बड़ी चीज है, और हर कोई नेशनल खेल रहा है, सर्टिफिकेट दिखा रहा मैं नेशनल खिलाड़ी हूँ। ठीक है भाई तू नेशनल खिलाड़ी है, ऐसा कर इस 400 मीटर के ट्रैक के 6 राउंड लगा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा नेशनल प्लेयर है। वो तू नेशनल प्लेयर इसलिए है कि तेरे कोच ने या तेरे उसने सिफारिश करके तेरे को नेशनल खिला दिया, तू रियल प्लेयर नहीं है। रियल प्लेयर अलग टाइप का दिखता है, अलग टाइप का पैशन होता है, अलग टाइप। वो रियल प्लेयर सिर्फ नेशनल तक सीमित नहीं रहता है। कई बच्चे स्टेट खेल लिया वाह ठीक है बहुत है अपने लिए, नेशनल खेल लिया बहुत है, डिग्री मिल गई, नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिलने के बाद सब भूल जाएंगे। तो जो खिलाड़ी बनना चाहता है 13 साल बाद एक विजन रखे कि जब पढ़ाई करने में अगर आपको 25 साल लगते हैं तो स्पोर्ट्स में भी टाइम लगता है, उसको देना पड़ता है टाइम। मुझे ये चीज आज जो टर्फ मिली है 30 सालों की मेहनत के बाद में मिली, हलवा नहीं मिला कि आज गए और आज ही मिल गया, नहीं मिला ना हलवा, 30 साल लगे। वही वाली बात है कि कैरियर उसका शौक। अब जब 10 बच्चे पूछ लिया कि बेटा प्लेयर बनना चाहते हो, और प्लेयर कौन सा? देश को जिताने वाला प्लेयर, ओलंपिक में मेडल लाने वाला प्लेयर, मेडल इंडिया टीम को जिताने वाला। इंडिया टीम में भी अगर शामिल होना हो तो पैसे से कई कई खेलों में हो जाते हैं। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, पर कई बार होता है ऐसा कि यार सर मैं इतना अच्छा खिलाड़ी था उसको ले लिया, होता है ना। तो पर आपका विजन अगर वो है कि नहीं मुझे इंडिया टीम को जिताने के लिए मेहनत करनी है, मुझे अपने स्कूल में खेलना है, टीम में खेलना है, और टीम को जिताने के लिए खेलना है, रात दिन का फर्क है।
टीम में अगर खेलना है तो सर मेरा नाम लिखवा दो ना, खेल लोगे। स्टेट में भी खेलना है, भीलवाड़ा जिले की टीम से भी खेलना, तो सर सिफारिश चापलूसी और इससे हो जाता है सिलेक्शन। होता है ना कई बार जो 365 दिन बच्चे मेहनत करते हैं वो वहीं रह जाते हैं कि सर मैंने ऐसा किया किया जो मेरा नहीं हुआ। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो तो आप अभी 30 साल पहले के अजीत सर और 30 साल अब आज के अजीत सर में क्या अंतर है? करने में पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही हूँ। मुझमें कोई चेंज नहीं आया, मेरा काम करने का तरीका वैसा का वैसा ही है। ग्राउंड पे पावड़ा चलाना, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को सपने दिखाना भी तो जरूरी है। बेटा तेरे में ताकत है, जब मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर कैसे करेंगे। मैं उसको पहले दिन हताश कर दो तो ऐसे दौड़ ही नहीं सकता। नहीं, आप मेरे पास भेजो, मैं और मैं जब भी किसी स्कूल में जाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि मुझे आपके स्कूल के नालायक बच्चे दे दो, जो आपके कोई काम के नहीं हो। आपके स्कूल के सारे बदमाश बच्चे, उनको डाइवर्ट करना, बस एक दिशा दिखानी। तो छोटे छोटे तरीके हैं। कोई अजीत सर वो वैसे ही थे पहले, आज भी टर्फ के मिलने के बाद भी मैं वैसे ही रहूंगा। आज अगर टर्फ नहीं भी लगता है तो कई बार अब यहाँ तक आ गया तो मुझे बहुत जनों का सपोर्ट चाहिए। मैं अकेला नहीं कर सकता। टर्फ बहुत बड़ी चीज है, जहाँ टर्फ लगे वहां कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हर आदमी का ईगो आड़े आता है। और टर्फ में कोई भी मुझे सब कह रहा कि भाई आपकी वजह से मिला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वजह से बिल्कुल नहीं मिला। बहुत सारे जनों का हाथ है इसमें, बैकग्राउंड में जो आलोचक रहे हैं उनका भी हाथ है। कई बार होता ना चैलेंज, तो वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। कई जने ऐसे अच्छे लोग मिले जिन्होंने कहा नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, हमारा कोई भी बैकग्राउंड में सपोर्ट होगा। तो जब ऐसा मिल जाता है कि बेटा तू जो पढ़ रही है, तेरे को कभी भी किसी की जरूरत पड़े तो मैं हूँ, सपोर्ट है ना। भले चाहे मैं जिंदगी भर नहीं ले उससे, इतना कहना भी एक सपोर्ट है। मन तन धन ये तीनों चीजें बहुत काम आती है। आप धन से अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वेलकम है, तन मन से करो। तो मुझे अभी धन की जरूरत नहीं है। वेस्टो ट्रफ कोठारी साहब ने, कलेक्टर साहब ने, खेल अधिकारी साहब ने मिलकर एक विजन बनाया कि इतने खिलाड़ी है, इनको दे दो। कहाँ देना है? प्रताप नगर में। अगर वो कुछ अलग विषय होता तो शायद पटेल नगर में जमीन पड़ी वहां भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारी भावना को समझा। प्रताप नगर स्कूल ग्राउंड जो 30 सालों से चैंपियन रहा है, हमारे गुरुदेव ओमजी शाह सर ने इतने वर्षों मेहनत करी है हॉकी के लिए, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करी। तो वो ईमानदारी से मेहनत की है तो वो आज उसका परिणाम। मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी खुशी हमें है कि जो हमारा होम ग्राउंड है उसको टर्फ मिला है। उन्होंने अपने हिसाब से नहीं दिया, हमने पहले ही कह दिया कि अगर टर्फ देना हो तो हमें यहीं देना, बाकी मत देना। आज उदयपुर में टर्फ लगा, वहां से 8 किलोमीटर दूर कौन जाएगा बच्चा? प्रैक्टिकल है क्या संभव? नहीं है। शहर के बीच में देते तो शायद उसका फायदा होता। राजसमंद में टर्फ लगाया, 6 करोड़ 7 करोड़ का, वहां कोई खेलने वाला ही नहीं था, टर्फ लगवा दिया। गांव में, ऐसे गांव में जहाँ ऑटो भी नहीं जाता है, काकरोली से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर, और वो भी गांव से भी बिल्कुल बाहर। तो गवर्नमेंट का पैसा खर्च करने का तो विजन है, लेकिन उसको कैसे चलाना चाहिए, कैसे क्या करेंगे। तो अब जैसे टर्फ भी लग रहा है तो उसमें अगर विजन नहीं आया तो वो योजना फेल हो जाएगी। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे चाहिए इस वक्त कम से कम 40-50 अच्छे लोग जो मेरे साथ रहे, सपोर्ट करे। मैं समय देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मन तो लोगों को बनाना ही पड़ेगा। हर जना मेरे सामने अलग बात कहता है, दूसरी जगह अलग बात कहता है, तो वो पॉजिटिव चीजें रहेगी हर जगह, तो ये टर्फ लग जाएगा। और जब लगेगा तभी दूसरी चीजें शुरू होंगी। जो हमें बाहर जाना पड़ता था तो वहीं रहेंगे बच्चे। तो आज हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि टर्फ आया तो उसके बाद क्या करना चाहिए। यहाँ तक की सफर तो वो पागलपन था, और ये रहेगा पागलपन, हमेशा जारी रहेगा जब तक मैं मेरा अंत नहीं होता, जब तक ये पागलपन रहेगा। और मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से। मैं शौक को भी टाइम देता हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ। पेट ही नहीं भर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट भर रहा है तो अच्छा हूँ। मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, पेटी भरने के पीछे मत भागो। वो पेटियां यहीं की रहेगी। कोरोना ने हमें दिखा दिया, प्रकृति ने हमें 2 साल में दिखा दिया कि सारा पैसा यहीं रह जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, ये करोड़ रुपए ले लो। डॉक्टर साहब क्या करेंगे उसमें? आपकी इम्यूनिटी नहीं है, ताकत ही नहीं है, पावर ही नहीं है। और पावर, इम्यूनिटी, हम कहते हैं क्या बोलते हैं इम्यूनिटी को हिंदी में बताओ? रोग प्रतिरोधक क्षमता।
शरीर अपने खुद का खुद डॉक्टर है। हमने क्या किया, इस शरीर को छोटी सी चोट लगी, डॉक्टर के पास चले गए। ईश्वर ने हमें जब भेजा, डॉक्टर बना के थोड़ी भेजा कि तेरे साथ डॉक्टर भेज रहा हूँ, तो कभी भी बीमार हो जाएगा तो ठीक कर देगा। डॉक्टर तो हमने बनाया, इंजीनियर हमने बनाया ना, सब आविष्कार हुए धीरे धीरे। तो शरीर को खुद को डॉक्टर बना के भेजा कि इसमें शरीर डॉक्टर का भी एक कोना है। ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीजें सारी इसी के इस पे आती है। आपके सवाल का मैंने सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, एडवांस में बेटा है ना। सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है, छोटी छोटी चीजें जो हर आदमी पर लागू होती है। हम भाग रहे हैं यार, समय नहीं मिलता। मैंने कहा 1 घंटा खेलने आ जाकर शाम को यार, समय नहीं है। तेरे पास 2 घंटे पिक्चर देखने का समय है, ऐसा एडजस्टमेंट करके 1 घंटा शाम को, भले मुझे दुकान बढ़ानी पड़े, क्या फर्क पड़ेगा, 2 ग्राहक चले जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा। नौकरी कर रहा है, कोई बात नहीं, सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ के 1 घंटा तू भी जा, तेरे दोस्तों को भी ला, साथ में बच्चों को भी ला। सब 9 बजे तक तो बच्चा उठता ही नहीं संडे को। क्यों नहीं उठता भाई? 9 बजे तो संडे को 4 बजे उठाओ उसको। थक जाता है, थकान नहीं होती शरीर में। आप एनर्जी हम ले ही नहीं रहे। हम सारा चीज अपने शरीर में बैड सेक्टर जो होता है ना, बैड बैक्टीरिया, वो पैदा कर रहे हैं। गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी नहीं। 7-8 दिन पहले मेरे यहाँ बहुत बड़ा एक बाल तोड़ हो गया था, बहुत बड़ी गठान हो गई थी। चौथे दिन आप कुछ भी नहीं किया, मैंने ठीक हो गया ना, क्योंकि मेरे शरीर में एक डॉक्टर बैठा है, जो गुड बैक्टीरिया है वो बैठा है, उसने इसको ठीक करा। हम बीमार क्यों होते हैं? बैड बैक्टीरिया ऊपर हो जाते हैं। और वो गुड बैक्टीरिया अच्छे खान पान से आएंगे, लाइफस्टाइल, समय पे उठोगे, समय पे सोओगे, इससे आएंगे, और स्पोर्ट्स से आएंगे। एक्टिव रहना, एक्टिव। और एक्टिव को आज की तारीख में हमने क्या किया, जिम से जोड़ दिया। मैं 1 घंटा जिम जाता हूँ, भूख लगी, क्या किया हमने, फास्ट फूड खा लिया। तो फास्ट फूड क्या करता है हमारी भूख को, लेकिन नुकसान करता है, ओवरऑल नुकसान करता है ना। आज इतनी बीमारियां हो रही है, फास्ट से हो रही है, कोल्ड ड्रिंक से हो रही है, बगैर मतलब की चीजों से हो रही है। तो ऐसे ही अपन अगर अपना सही नहीं रखेंगे तो ये सब चीजें तो होनी ही है। कुल मिला के आप समझो, एक लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स अपने जीवन में रहना चाहिए। वो चाहे 50 साल का बंदा हो, 70 साल का हो, 80 साल का हो, 1 घंटा, आधा घंटा सुबह सुबह उठ के देखना। तू कभी उठी है 4 बजे? क्या किया 4 बजे उठ के? संडे को गार्डन में जाते 4 बजे नहीं उठी होगी, 6 बजे उठी होगी, 5 बजे। 4 बजे। संडे को क्यों? हमेशा स्कूल का समय तो आपका 8 बजे का रहता है, 7 बजे का रहता है। इतनी एनर्जी रखो कि मैं 5 बजे उठूं, आधा घंटा ही दौड़ के आ जाऊं वापस। तो वो स्पोर्ट्स है, आप दौड़ रहे हो वो भी तो स्पोर्ट्स, एथलीट बोलते हैं उसको, एथलेटिक्स है, एक्टिविटी, शरीर को हिलना डुलना। तो जैसे जिम जाते हैं ना, तो जिम सबसे खराब चीज है, वो फास्ट फूड है अपने शरीर के लिए। शरीर को आपको तुरंत बॉडी बिल्डर, दिखावे वाला बॉडी बिल्डर बना देती है, होता ना, अंदरूनी क्षमता खत्म हो जाती है दिखावे का। खाली दिख रहा है यार इसकी बॉडी बहुत तगड़ी है, और मैं उसको कह दूं कि यार तू 400 मीटर दौड़ के आ तो देखे, शरीर की जो रियल हाँपने लग जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब इंडिया ने पहली बार 1928 में हॉकी में ओलंपिक्स जीता था, तो तभी से वहाँ पे हॉकी बहुत फेमस हो गया था इंडिया में, और उसको नेशनल गेम की तरह लोग देखने लग गए थे। तो इतने टाइम गैप में आपको क्या लगता है कि हॉकी में क्या चेंज आया है? हॉकी में तो अभी बहुत सारा चेंज आया है। 1988 में 28 में जब ओलंपिक मेडल जीता, ज्यादा कंपटीशन नहीं था, और मिट्टी के मैदानों पे ही ओलंपिक होते थे, या ग्रास के मैदानों पर ओलंपिक होते थे। तो यूरोपीय कंट्रीज में ज्यादातर मिट्टी के मैदान नहीं होते, वहाँ घास होती है। और इंडिया में उस टाइम मेजर ध्यानचंद एक जुनूनी बंदे थे, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो कई बार होता है, जैसे क्रिकेट क्यों फेमस हुआ, कपिल देव की वजह से, श्रीकांत की वजह से, सचिन तेंदुलकर की वजह से। एक महानायक आया तो क्रिकेट फेमस हुआ। तो उस टाइम मेजर ध्यानचंद के रूप में हमें देश को एक सच्चे देशभक्त और अच्छे खिलाड़ी मिले थे। तो हमने लगातार ओलंपिक, जिससे जो विश्व का सबसे बड़ा एक मंच है खेलों का, उसमें हमने मेडल जीता, गोल्ड मेडल। आप सोच के देखो विश्व में हमारी कितनी प्रसिद्धि हुई, एक खेल में हमने जीता। हम स्कूल में जब मेडल जीतते तो स्कूल का नाम होता है।
तो पूरे देश वर्ल्ड में 1928 में जब हम गुलाम थे, तो गुलाम देश के रूप में हमने जब वो जीता मेडल, तो एक बहुत सम्मान वाली बात थी। तो ये लगातार लगातार चलता रहा और 1975 तक 1988 के बीच में एक स्वर्णिम युग रहा, जब लोग हॉकी हर कॉलेज में चलता था, हर गांव में चलता था, क्योंकि वो उस टाइम दिखता था, अखबार में भी आती थी फोटो। और फिर हमारे पास एक महानायक था, उनके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए, बहुत लंबी लिस्ट है ओलंपियंस की। और ओलंपिक बहुत बड़ा खेल मेला है, मतलब 200 देशों का एक बहुत बड़ा वो है। तो 200 देश में आप अगर ऊपर रहते हो तो आपके लिए सम्मान वाली बात है। तो 1975 तक बहुत अच्छा चलता रहा। थोड़े थोड़े लेजी हम 1975 के बाद, कई बार जब बहुत ज़्यादा वो मिल जाती है तो कुछ 7-8 साल तक ठीक चलता रहा हॉकी में, सब खेलते भी थे हम। मैंने सुना है 80 में मैं समझने लगा तो पापा कमेंट्री सुनते थे, मतलब आसपास में हॉकी की कमेंट्री चलती थी। क्रिकेट ज़्यादा देखा और पसंद नहीं करते थे लोग, क्रिकेट कुछ पैसे वाले या कुछ अमीर लोग ही खेलते थे। तो 1983 में 83 में जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने, धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हुआ हॉकी का। और फिर जो हॉकी के करता धरता थे वो थोड़ा सा लेजी हो गए, या उन्होंने अपने आप को पीछे कराया, क्या हुआ ज़्यादा नहीं पता। लेकिन क्रिकेट के आने से कई बार फर्क पड़ा दूसरे खेलों में। जी। तो आप अभी बच्चों को हॉकी खेलना सिखाते हो, तो आपको उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है एज अ कोच? तो मैं बच्चों के लिए जाता, मतलब मेरा मजा आता है बच्चों के साथ। अच्छी चीज का कोई, अच्छी की कोई परिभाषा नहीं है। आपको कुछ भी अच्छा लग सकता है उसमें। मेरे को शुरू से ही ग्राउंड पे जाना अच्छा लगता था, वहाँ एंजॉय करना अच्छा लगता था। अच्छा, बच्चे हैं, एक भगवान का रूप है। हम कहते हैं ना कि बच्चों में भगवान का रूप होता है, कहते हैं, कहावत है ना कि भाई बच्चों में भगवान का रूप। हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने मूर्ति बनाई, पत्थर की मूर्ति, हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। मंदिर में मूर्ति पड़ी है, सारा उस पर उसका पंच कल्याण आ गया, पता नहीं बहुत सारी चीजें जो धार्मिक रूप से होती है। मैं नहीं कहूंगा कि वो चीजें गलत है, लेकिन हमने बच्चों पे तो ध्यान देना ही बंद कर दिया। वो भी तो मूर्ति है, वो ईश्वर की बनाई मूर्ति है। हमारे पास उसके लिए 1 मिनट का समय नहीं है। हम 3-3 घंटे मंदिर में जाके भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि वो गलत है, लेकिन हमने बच्चों पे तो ध्यान देना बंद कर दिया ना। तो मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ 2 घंटे में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक मूर्ति के सामने नहीं, 50 मूर्ति के सामने एंजॉय करता हूँ। मैं खुद भी दौड़ता हूँ, मजा, वो एक आनंद अलग आता है। और मैं इस चाहता हूँ कि इस आनंद में मेरे साथ बहुत सारे लोग शामिल हो, इस आनंद में शामिल हो, अपना नाम करने के लिए या अपना वो कुछ जमा, मतलब मेरे को नाम की कोई परवाह नहीं है। पागल बनने में जितने फायदे हैं ना, उतने होशियार बनने में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ हमेशा पागल बना रहूँ, बच्चों के साथ एंजॉय करूँ। बच्चा बड़ा हो जाए तो ठीक है भाई, तेरी लाइफ अलग है, मुझे वापस बच्चे चाहिए। छोटे बच्चों को फिर प्रेरित करता हूँ, चाहे वो हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, एक मजा आता है। आप मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं वहाँ चला जाऊँगा, हर जगह बच्चे हैं। तो ये छोटे छोटे, अब 2 घंटे में जब दे ही रहा हूँ तो खेलना में जितना मुझे आता है उतना मैं सिखा देता हूँ। हॉकी कैसे पकड़नी है, थोड़ी गलती हुई तो कैसे, तो वो बच्चे खुद के खुद कोच होते हैं, कई बार सीख जाते हैं। आपको जब मैंने बता दिया ABCD ऐसे लिखनी है, तो सारी चीजें तो मैं आपको आगे की नहीं बताऊंगा ना, कुछ आप भी करोगे, कुछ प्रैक्टिस, तो बच्चे खुद प्रैक्टिस करके वहां तक थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं। तो अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चे फ़ोन की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं या फिर ऑनलाइन गेम्स खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स किस तरह इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है या फिर योगदान दे रहा है? स्पोर्ट्स, मेरा जो एक विजन है, जो मैंने अभी सोचा है, सबसे पहले तो जितने भी जमाने हैं वहाँ पे आप ग्राउंड डेवलप कर दो, थोड़ा थोड़ा किसी से मिलो। जैसे अभी हमने एक विधायक खेल विकास के नाम से, योजना के नाम से एक पैटर्न तैयार किया कि छोटे छोटे अपन प्रयास करके सब जगह अपन ग्राउंड तैयार करते हैं। जैसे आप इस एरिया में रहते हो, आपके पास कोई ग्राउंड है, वो अगर सही हो गया, 2 गोल पोस्ट लग गए, एक कोच आपने वहां लगा दिया। कई जने ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी थोड़ी पार्ट टाइम जॉब की जरूरत रहती है, तो वो पार्ट टाइम जॉब अगर करने वाले को अगर आपने 4-5 हज़ार रुपये की सैलरी पे वहां रख दिया, तो आसपास के बच्चे वहां खेलने आना शुरू हो जाएंगे। यही मकसद है ना। तो अभी हमने ये एक खेल विकास योजना में ये स्टार्ट किया है, कोठारी साहब से मिलके। मैंने ये प्रयास 2-4-5 सालों से करता आ रहा हूँ। समाज के कई लोगों से मिला हूँ, कई बड़े लोगों से भी मिला हूँ, लेकिन वो मेरी बात को तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, या गंभीर, या उनके पास समय नहीं था, क्योंकि इसके लिए समय चाहिए, पैसा भी देना पड़ता है, या उनको लग रहा था कि यार इससे हमारा क्या फायदा।
कई जने होते हैं जब जुड़ते तभी है जब वो सोचते हैं कि मुझे क्या फायदा। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम हमको ऐसे विधायक साहब के रूप में मिले हैं बंदे। तो मैंने उनको अपनी बात रखी कि मैं इतने सालों से प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरा प्रयास था कि मैंने बात रखी, उन्होंने मुझे समझा, सारी बात तवज्जो दी और हमने एक ऐसी योजना बनाई। तो 6 सेंटर हम अभी शुरुआत में भीलवाड़ा में शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ हम एक एक कोच, दो दो कोच अपॉइंट करेंगे और वो सारा पैसा विधायक साहब के उसी से जाएगा। और 3 से 13 साल तक के बच्चों को हम वहाँ मोटिवेट करेंगे। जनरल खेल रहेंगे। 3 साल के बच्चे को मैं नहीं कह सकता कि तुझे हॉकी खेलना है, फुटबॉल खेलना है। वो एक माहौल से डेवलप होता है, अपने आप सोचता है बच्चा तो मैं हॉकी में अच्छा लग रहा है, फुटबॉल, माहौल देना है। 6 सेंटर हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे अच्छी संस्थाओं को जोड़ के 6 ही सेंटर को हम एडॉप्ट कराएंगे। वो सारे सेंटर उन्हीं संस्थाओं के नाम से चलेंगे। खेल कितना आसान हो जाएगा, बहुत कम पैसों में 5,000 रुपये भी अगर वो संस्था अगर उस कोच को देती है तो वो पूरी 6 सेंटर जिंदगी भर आराम से चलते रहेंगे। फिर धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ाने की बात आती है, तो जब कोई टैलेंट निकल जाता तो वो सुविधा उसके लिए खर्च करो। आपका विजन ही नहीं है मुझे स्पोर्ट्स मतलब प्लेयर बनना है, वो सम्मान के लिए काम कर रहा है, तो वो सारा पैसा उसके लिए खर्च होना चाहिए। कई बार होता है ना, ओलंपिक मेडल में या कोई पदक जीत गया तो उसकी सब मालाएं पहनाते हैं, 1-1 करोड़ की घोषणा करते हैं, गली गली में चैंपियन है, पर उसे अभी जरूरत है 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत है। चैंपियन बन ही नहीं पाते क्योंकि वो चैंपियन तो वहीं खत्म हो गया। जी। तो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू किसी को भी कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई प्लेयर बेटा को? बहुत सारे मैसेज है। पहले तो शिकायतें हैं जो मैंने आज के 15-20 सालों से कुछ लिख रखी है, वो 20 साल पहले भी वही शिकायत थी और वो शिकायतें आज और बढ़ चुकी है। मैं बताऊं आपको थोड़ी सी शिकायत मैंने लिखी है ना, बहुत सिस्टम तरीके, पर कोई समझे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात। स्पोर्ट्स बढ़ाने में हर आदमी का रोल होता है। सरकार बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगी, उसके बाद रोल रहता है एक कोच का या शारीरिक शिक्षक का, जिसको पैसा मिलता है, नहीं भी मिलता है तो जिसको प्यार है वो आ जाएगा ग्राउंड पर, है ना। तो एक एक जैसे मंजिल तक जाना तो 20 सीढ़ी होती है ना, तो स्पोर्ट्स तक वहां पहुंचना है तो कदम कदम पे सबका। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक बच्चा महाराणा टाकिस से अगर यहाँ आना चाहे, कहाँ, प्रताप नगर वाले सेंटर पर, तो सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहेगा? एक ऑटो वाला भी सपोर्ट कर सकता है उसके लिए। ऑटो वाला अगर हाथ में हॉकी लेके अगर जा रहा है, ऑटो वाला को बैठ बेटा कोई पैसे नहीं लगेगा तेरे को, मैं छोड़ दूंगा, चालू हो गया ना ग्राउंड, सपोर्ट मिल गया ना उसको। कई खिलाड़ी इसलिए भी नहीं जा पाते हैं गंतव्य तक या अच्छी जगह, साधन नहीं है, साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं, छोड़ने वाला कोई नहीं है, होता ना। तो एक ऑटो वाला भी सपोर्ट कर सकता है, वहां पहुंचे। एक कोच या कोई सीनियर है, कोई कोच नहीं भी है, सीनियर सपोर्ट कर सकता है कि बेटा चल 5 राउंड लगा। अब हर आदमी का रोल कहीं ना कहीं रहता है। हम सारी चीजें क्या करते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार तो बहुत बहुत कुछ कर रही है, करोड़ों रुपए की स्टेडियम बना रही है वो, उसके बाद रोल जो है वो कुछ नहीं कर रहा है। खेल संस्थाएं या खेल के जो क्या कहते हैं, मैं जैसे खेल संघ हो गए, कई खेल संघ नहीं कर रहे हैं कुछ। हम क्रिकेट को दोष दे सकते, क्रिकेट बीसीसीआई ने बहुत कुछ किया है, पैसा दिया है खिलाड़ियों को, सुविधाएं दी है, उन्होंने प्रयास किया, गए वो लोगों के पास, समय निकाल के गए कि सर हम ये क्रिकेटर है, ये खिलाड़ी है, हम इस तरह से करेंगे, आपका भी नाम होगा, कितने पैसे चाहिए, चलो शुरुआत में 10 लाख रुपए में स्पॉन्सरशिप मिल गई, पैसा आया, मैंने कोच को भी दिया, उसको भी दिया। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, एक दिन में कोई चीज नहीं हुई, धीरे धीरे होती। हमने प्रयास किया ना, टर्फ मिला ना, कल को हम प्रयास करेंगे तो आज कोई भी चीज स्पॉन्सर कर सकता है। 10-20 लाख जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके लिए 10-20 लाख या करोड़ों रुपए में, हम पढ़ते हैं अखबारों में 200 करोड़ 500 करोड़ की आईपीएल में टीम खरीदी, उसको क्या फायदा मिल रहा है, क्यों 500 करोड़ लगा रहा है? उन्होंने उनको कन्विंस किया, जाके गए, उनको दिखाया, उनका भी नाम किया। तो ये विजन जब तक नहीं आएगा ना तो दूसरे खेल नहीं आगे बढ़ेंगे। हॉकी इंडिया ने बहुत सारे काम किए पिछले 10 सालों में, हॉकी इंडिया ने पूरी हॉकी को चेंज कर दिया, एक विजन के साथ काम किया। 15 साल से 2007-8 में या 9 में आई थी, पहले दूसरे के अंडर में थी हॉकी, तो वो चल रही थी बस। 2009 में हॉकी इंडिया आई,
जैसे बीसीसीआई है वैसे आई, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज करी, बाहर से कोचेज बुलाए, एक्स्ट्रा टर्फ लगवाए, क्योंकि हॉकी बगैर एक्स्ट्रा टर्फ के जीरो है। आप यहाँ मिट्टी के मैदान पर कितने भी शानदार खिलाड़ी हैं, एक्स्ट्रा टर्फ पे जाओगे तो पूरा चेंज हो जाएगा खेल। तो भविष्य एक्स्ट्रा टर्फ का है, तो एक्स्ट्रा टर्फ लगे हिंदुस्तान में। आज के 10 साल पहले 4-5 एक्स्ट्रा टर्फ थे, अभी कम से कम 100-150 एक्स्ट्रा टर्फ हो गए। आप देखो भीलवाड़ा में लग गया, राजसमंद में लग गया, उदयपुर में लग गया, जयपुर में, अजमेर में। जहां प्रयास हो रहे हैं तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। उसके बाद खेल संघ है, खेल संघ के बाद में कोचेज है जिनको पैसा मिल रहा है। अब वो कोच कुछ नहीं करेगा तो कहां से खिलाड़ी तैयार होगा? तो कोच के लिए कुछ करो, उनको थोड़ा सा फंड दो, पैसा दो, और छोटे छोटे विजन है। अभी हमने ये जो विजन तैयार किया, बगैर पैसे के खेल चल रहा है। आप सोचोगे कि यार ऐसे भी चल सकता है, कि हम चला के दिखाना, प्रूव करना इसको। इसके लिए विधायक साहब का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। अजीत जी, अपन को इसको करना है, और बच्चे जब सुरक्षित होंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे जुड़ेंगे, अपन संस्कार उनको वहीं दे पाएंगे। 1 घंटे पहले आप नहीं मिले थे तो कई चीजें मैंने बताई ना आपके जीवन में, तो एक चीज भी अगर आपने उतार ली तो चेंज हो जाएगी लाइफ। आपने कहा पढ़ाई के इसलिए समय नहीं मिल पाता है, और मैंने कह दिया आपको कि क्या पढ़ रहे हो, आपको सो तक गिनती नहीं आती, आप सब्जी नहीं खरीद सकते हो। जो लाइफ में छोटी छोटी चीजें हैं, आपकी कंपनी में क्या काम करना हो तो कंपनी वाला उस टाइम सिखा देगा आपको कि भाई तेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, तेरा दिमाग मत लगाना, तेरे को इतना से ही करना है। उसी चीज के पैसे दे रहा हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग मत लगाना। होता है ऐसा, है ना? बस, तो पढ़ाई और खेल कभी जिंदगी में नहीं अड़ते हैं, अड़ाता है। हाँ, स्कूली लेवल पर अगर सपोर्ट मिल जाए बच्चों को, उन नालायक बच्चों को जो आपके हर स्कूल में होते हैं, जो टीचर भी परेशान है, प्रिंसिपल भी परेशान है उनसे, उनको पकड़ो, एक विजन उनको पकड़ो। बेटा तुमको हम हॉकी दिला रहे हैं, स्टिक दिला रहे हैं, ये दिला रहे हैं, फुटबॉल दिला रहे हैं, बैडमिंटन दिला रहे हैं, और तुमको कुछ नहीं करना हमारे लिए, तुमको नहीं पढ़ना है। जब तेरा मन ही नहीं लग रहा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा तेरे को? स्कूल का टाइम 8 बजे, तो 10 बजे आना, और शाम को ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं, तेरे को मैं डिग्री दे दूंगा, तो 8वीं में पास हो जाएगा, 9वीं में भी हो जाएगा, 10। सर मैं फीस नहीं दे पाऊँ, कोई बात नहीं, फीस भी नहीं चाहिए। वो विजन है। आपके जो नालायक 4 बच्चे हैं ना, वो नेशनल चैंपियन बनेंगे, तो आप ही फोटो लगाओगे उसकी, हमारी स्कूल का बच्चा नेशनल खेला, तो आपने किया वो, पर करोगे तो 4 नहीं 40 बच्चे और भी तैयार हो जाएंगे। ये छोटे छोटे विजन है, स्कूल को भी सोचना पड़ेगा। मैंने बेटा 20 साल पहले कुछ शिकायतें लिखी थी जब मैंने स्टार्ट किया ना, एज ए प्रोफेशन में। एज ए प्रोफेशन का मतलब एज ए कोच। पहले मैं खिलाड़ी था 2004 के पहले, मेरे पास समय था कि मैं खेलने जाऊं आगे, पर नहीं खेल पाया। 2004 के बाद मैंने उस दिन 2-3 साल बाद एक शिकायतें लिखी जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया। ये आज भी मेरे पास एक पूरा पेज है, ये देखिए आप, मेजर ध्यानचंद हॉकी क्लब है ना। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाबों के नवाब। आपको पता है ओलंपिक में पिछले साल किसने मेडल जीता ओलंपिक में? तो आपकी रोज स्टडी, ये जनरल नॉलेज। अगर आपको आईएएस अधिकारी वगैरह बनना तो ये चीजें आनी चाहिए आपको सारी। खेल जैसी खेल संस्कृति डेवलप करनी, पता है? नहीं पता? नीरज चोपड़ा ने किसमें जीता था? जेवलिन में। अब पता लगा ना? ओलंपिक जैसे, मतलब इतनी अरब की आबादी में वो नंबर 1 बन रहा है, जीतना सम्मान की बात हमारे लिए। हम सब स्टेटस लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी इंडिया वुमेन टीम जीती, सब स्टेटस लगा रहे हैं कि ये वो, बताइए हमने क्या किया खिलाड़ी। मेरी गली की टीम इंडिया टीम के लेवल तक आ सकती थी, हम कुछ करते नहीं है, स्टेटस लगा देते हैं। हारती है तो हार का स्टेटस लगाते कि तो नाकारा है, होता ना ऐसा। हम सब सिर्फ सफलता में क्यों साथ देते, असफलता में क्यों साथ? हम उसका कारण क्यों नहीं पकड़ते कि यार ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या किया? पास की लड़की बैट लेके जाती थी तो हम तो हंसते थे उस पर, ओहो क्रिकेट खेल लेगी, क्या कर लेगी, खिलाए। होता है ऐसा, कई जनों के साथ होता है। कई बच्चे कहते हैं सर हम हॉकी लेके निकलते हैं, तो बहुत सारे जने हंसी में हंसी उड़ाते हैं। या बहुत सारे जो मतलब रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो अभी तक तेरा छोरा खेल ही रहा है क्या कर लेगा खेल के, पढ़ाई करवा इसको, ये करवा। तो कई चीजें हतोत्साहित करती है।
खुद टीचर कह देते हैं कि सर बच्चा खेलने जा रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, अगर नंबर कम आए तो ये नंबर की पढ़ाई कई टैलेंट को यही खत्म कर देती है। तो हम नहीं कह रहे कि आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं तो वो 500 बच्चे इंजीनियर बनेंगे, कुछ बच्चों को खिलाड़ी भी बना दो। तो स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहता है। मोनू सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 5-7-10 बच्चे ऐसे कर लो, बजट आपको लेना ही नहीं, खेल बजट सारा उन्हीं पे लगा दो। मैं कहूंगा उनसे मिलकर कि सारा खेल बजट उन पे लगा दो। और वो 5 बच्चे जितना आपके आईएएस बच्चे नाम नहीं करेंगे, लोग वो करेंगे। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे कि ये गलत है पढ़ना लिखना, किसी का मन तो लगे, मेरा नहीं लगता था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पापा ने कहा तेरे जो सब्जेक्ट जिस पे तू काम करना चाहता वो कर। मुझे गाने सुनना अच्छा लगता था तो मैंने म्यूजिक शॉप की दुकान चला ली। पापा ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया और मैंने उसको, और एक ही बात कही पापा ने, जो काम करो उसमें ऊंचाइयां, मास्टर बनना है। आज मेरी भावना म्यूजिक के नाम से शॉप है और 5 ब्रांच है, 3 भीलवाड़ा के तीनों कोनों में है और 2 उदयपुर में। तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं पाया तो अपना छोटे छोटे जीवन में, लाइफ में छोटे छोटे जगह भी बहुत आनंद मिलता है। तो ये कुछ शिकायतें हैं, अंत में मैं यही बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो हमें शिकायत है वो अभिभावकों से है, जो पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों का सारी चीज अभिभावक, आपको अगर पेरेंट्स यहाँ नहीं आने देते तो ये चीज शुरू नहीं होती ना। तो अभिभावक का रोल रहा ना, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है खिलाड़ी बनने में। तो मुझे शिकायत है उन अभिभावकों से जो अपने बच्चों को बिल्कुल खेलने नहीं देते। कई पेरेंट्स हैं ऐसे, जाने नहीं देते हैं, मोहल्ले के बाहर भी नहीं निकलने देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि खेलने से बच्चे बिगड़ते हैं और पढ़ाई में पिछड़ते हैं। मैंने क्लियर कर दिया ना विजन, पढ़ाई में नहीं पिछड़ते हैं, पढ़ाई में 4 गुना और आगे जाते हैं। पढ़ाई नहीं कर पाया वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो लीडर बनेगा। अगर आपका बच्चा खिलाड़ी है, ओरिजिनल खिलाड़ी है, वो सर्टिफिकेट वाला खिलाड़ी है तो वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो खाली घूम रहा अपने नेशनल को, मैं नेशनल हूँ, मैं नेशनल हूँ। और फिर हमारा जो इंडिया का जो वो है सिस्टम, वो उसको सर्टिफिकेट के दम पर नौकरी दे देती है। और फिर जब उसको कुछ आता ही नहीं है, वो खुद 100 मीटर नहीं दौड़ पाता तो वो कुछ बता ही नहीं पाता, तो वो सारी चीजें वहीं स्टॉप हो जाती है। तू नेशनल है, ठीक है, 20 राउंड लगा के दिखा दे और मैं तेरे को नौकरी दे दूंगा। टाइफिस खत्म हो गया ना। तू नौकरी, तू खिलाड़ी है, नौकरी चाहिए, 20 राउंड लगा, वो 30 लगा लिए उसने, क्योंकि वो ओरिजिनल खिलाड़ी है, उसने मेहनत करी है खिलाड़ी बनने के, मौका दे उसको। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हम सिर्फ डिग्री देखते हैं, काबिलियत पे कोई जाता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि बच्चों को खेलने, 13-14 साल की उम्र में अगर फिर वो अपना भी चेंज कर लेगा अपने रास्ते। कई बच्चे ऐसे हैं मेरे साथ जुड़े हो जो सर हम पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल, पर 1 घंटा स्पोर्ट्स तो रख सकते हो, तुम्हारे आड़े नहीं आ रही है। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, 1 घंटा स्पोर्ट्स से भी, पर उनको प्रेरणा तो मिले कहीं ना कहीं। हमें शिकायत है, अभिभावकों की तो बहुत सारी शिकायतें हैं। पर ठीक है, जैसे खिलाड़ी खेलने में भेज रहे हैं तो वो उन बच्चों को फिर बाहर की प्रतियोगिताओं में नहीं भेज रहे हैं। तो अब जैसे मैंने टीम तैयार करी 16 जनों की, मुझे पता है कि ये 16 ही जने अगर कहीं बाहर जाएंगे तो जीत के आएंगे। फोन किया, मैंने कहा सर इनको भेजना कल और टूर्नामेंट है। 4 पेरेंट्स से मना कर दिया कि नहीं नहीं सर, उसके तो 10 दिन बाद एग्जाम आ रहे हैं, वो पढ़ने जाता है, ट्यूशन जाता है, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हुआ मेरी टीम का, मैं जीत पाऊंगा? खत्म हो गई बात। अगर वो 4 बच्चे नहीं गए, फिर मैं 4 कचरे को पकड़ के ले जाऊंगा जिसमें ज्यादा टैलेंट नहीं, हारेगी टीम। लगातार 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 यही होता है। कहीं पे स्कूल मना कर देती है, कहीं पे पेरेंट्स मना कर देते हैं, खत्म हो जाती है। तो टीम गेम तो डेवलप हो ही नहीं, बहुत मुश्किल है। जो आज 30 सालों में एक टीम खड़ी नहीं कर पाया। एक बेस तैयार करता हूँ, उसमें से 6 बच्चे निकल जाते हैं, फिर वापस जीरो से स्टार्ट करता हूँ, फिर निकल जाते हैं, फिर जीरो से स्टार्ट क्योंकि मेरे पास भी कुछ है ही नहीं। कई बार होता ना कि जो जिसके पास होता है तो हम उससे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, खाली खिलाता हूँ बच्चों को और यूं पागल बनाता रहता हूँ। लोग भी यही सोचते हैं कि तो पागल बनाता है, पागल नहीं, बहुत कुछ पागल बनना पड़ता है कोई चीज को हासिल करने के लिए। आपको जब तक कोई पागल कहना नहीं शुरू कर दे, आप समझना कि आप सफल नहीं हो सकते।
पागलपन सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। जुनून, जज्बा, जोश, बहुत सारी खिलाड़ी में चीजें होनी चाहिए। उसके बाद शिकायत है उन खिलाड़ियों की जो सर्टिफिकेट के लिए खेलते हैं। होते हैं ऐसे कई खिलाड़ी को, यार सर वो मेरा बेटा आ रहा है, उसको नेशनल खिला देना, सर्टिफिकेट के लिए खेल रहा है। तो क्या होता है, उससे कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो साल भर मेहनत करते हैं, वो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो जब स्पोर्ट्स में वक्त निकल जाता है तो कोई खिलाड़ी बन ही नहीं पाता, छोड़ देते हैं और बुराई के साथ छोड़ते हैं कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं इस स्पोर्ट में। तो वो उन खिलाड़ियों को मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज सर्टिफिकेट के लिए कभी भी खेलों में ना आए। काबिलियत बढ़ानी है, अपना शरीर का दम बढ़ाना है, तो ये शुरुआत हो ही नहीं पाएगी। उसके बाद में शिकायत मैं उन सफल और सीनियर खिलाड़ियों से करना चाहूंगा जो उस खेल से सफल हुए हैं, उस खेल ने उन्हें सब कुछ दिया है, तो वो भी कुछ ग्राउंड को देना सीखे निस्वार्थ कि सर हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हम क्यों आए ग्राउंड पे। उस खेल ने जब आपको उस लेवल तक पहुंचाया, इंडिया प्लेयर बनाया, नेशनल प्लेयर बनाया, आपको नौकरी दी, आप कुछ नहीं कर पाते हो तो फिर फायदा क्या है कि नहीं। तो आप जिसकी बदौलत हो उसको कुछ देना तो सीखो। लेना तो हम चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए, हम देना कुछ भी नहीं चाह रहे। तो ये सीनियर और सफल खिलाड़ियों से निवेदन है कि अपने आसपास के ग्राउंड पर जाएं, बच्चों से उनकी समस्याएं पूछें, कोचेस को गाइडेंस करें। कई बार कोचेस नहीं समझ पाते, क्योंकि होता है कई बार, क्योंकि वो डिग्री से बना हुआ है, कई बार अनुभव नहीं होता है। तो उनको गाइड करें, उनको प्रेरित करें, उनको कुछ टिप्स दें बच्चों को रेगुलर खेलने के लिए। तो ये सफल और सीनियर खिलाड़ी भी चाहें तो बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं स्पोर्ट्स में। उसके बाद सबसे बड़ी शिकायत है हम गुरुओं का सम्मान करना भूल जाते हैं। आज आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करोगे तो कोई चीज मिल पाएगी। तो ये सबसे बड़ी शिक्षा मैं देना चाह रहा हूँ। जो आपकी नींव है, जिसने आपको पहले दिन खेल से जोड़ा है, उसका आप हमेशा सम्मान करो। ये शिकायत है मुझे उन खिलाड़ियों से जो अपने स्वार्थ के लिए गुरु चेंज करते रहते हैं। गुरु तो चेंज होगा, लेकिन पहले गुरु का भी महत्व है और लास्ट के भी, बीच का भी है। पहली सीढ़ी सिर्फ 20वीं तक जाना हो तो एक एक कदम का महत्व है। हम 5 सीढ़ी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट हो सकता है फिसल के नीचे आ जाए। तो ये उनसे भी शिकायत है, दूर हुई नहीं अभी तक। एक शिकायत है स्कूल और स्कूल प्रशासकों से, जो मैंने बताई दी थी आपको डिटेल में, कि थोड़ा सा सपोर्ट करें बच्चों का, कि उन्हें 1-1.5 घंटा सुबह लेट आने का मौका दें ताकि वो सुबह अपनी प्रैक्टिस कर पाए और शाम को ट्यूशन का दबाव ना बनाए। जिसमें टैलेंट है, जिसमें नहीं है वो तो पढ़ाई के लिए जाएगा ही जाएगा, उसकी वो पढ़ाई है। ये एक छोटी सी स्कूल वाले अगर समझने लग जाए तो ज्यादा नहीं, 1000 बच्चों में से 2 खिलाड़ी निकले पर वो, और उसका लास्ट टाइम तक सपोर्ट करें। क्योंकि कई बार होता है कि वो पढ़ाई इसमें 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 रह जाता है, तो उसको डिग्री दें, वो 2 घंटे उसको प्रेरित करें कि तू घर पे पढ़ लेना 1 घंटा। अभी ऐसे कई बच्चे हैं जो डमी पढ़ के भी 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर पास कर रहे हैं ना। कोटा में जो जाते हैं जो डमी दे रहे हैं, फिर भी पास, वो क्यों पास कर देते हैं? क्योंकि उनको पैसा मिल, तो हमें पैसा कोई नहीं ले स्कूल वाले, कोई बात नहीं, ये हमारे सम्मान के लिए खेल रहा है, उसको प्रेरित करें कि बेटा हम तेरे से कोई फीस नहीं ले रहे, तेरे को पास कर रहे हैं, तेरे को इंडिया को जिताने के लिए खेलना है। वो विजन, वहां तक का विजन रहेगा तो छोटी मोटी चीजें अपने आप आ जाए, हासिल हो जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? और कुछ आप भी पूछना चाहे तो पूछ लें, बाकी मैं शिकायत तो कर ही रहा हूँ लोगों से। आपने ये मौका दिया तो मैं अपनी पूरी भड़ास निकालूंगा, क्योंकि मुझे कोई नहीं सुनता है। एक ने सुना तो रिजल्ट आया ना, विधायक साहब ने सुना और उसको रिजल्ट आ गया कि हमें इतने खिलाड़ियों को, आने वाले खिलाड़ियों को जो जा चुके हैं और गए, नए खिलाड़ियों को 100 बच्चे हमने जोड़े, उन 100 को एक्स्ट्रा टर्फ मिल गया। अब उनको तो कोई शिकायत नहीं रहेगी ना। जो सुनेगा, कई बार हो सकता हो एक को प्रेरणा मिले, एक पेरेंट्स भी हाँ यार सर सही बोल रहे, हाँ यार स्कूल वाले सोच ले कि नहीं, 2 खिलाड़ी अगर है तो उसको हम बदमाश या नालायक को नहीं, कई बार नहीं जोड़ पाते, उसको उसी भी दिशा में। हमें शिकायत है सरकार से, खेल संघों से, राजनेताओं से और उन पदाधिकारियों से
जो सब कुछ होते हुए भी खेलों में खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं सोचते। कई जगह सरकार होती है कि यार इतने सालों से कोई प्रयास कर रहा है, कुछ नहीं है। और जहाँ कोई प्रयास नहीं कर रहा, खाली वो टेबल पर बैठकर हम देखते रह जाते हैं कि यार टेनिस का कोई खिलाड़ी नहीं है, वहाँ 3.5 करोड़ का टेनिस ग्राउंड बना हुआ है, होता ना। और यहाँ 1,500 200 खिलाड़ी रोज आते हैं, हम तप रहे हैं, कोई नहीं। तो ये सारी चीजें खेल संघों को भी देखनी पड़ेगी, सरकार को भी समझना पड़ेगा। अभी हुआ ही है, सरकार क्या है, विधायक साहब सरकार है, कलेक्टर साहब सरकार है, उन्होंने समझा कहाँ लगाना है, प्रताप नगर में लगाना है। 5 करोड़ सैंक्शन किए, उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कुछ अच्छा हो रहा हो और इसमें हमें थोड़ा सा पैसा बढ़ाना भी पड़े तो ये बढ़ सकता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, पत्थर की लकीर तो है नहीं कि भाई 5 करोड़ ही लगेगा, क्योंकि हम भी ज्यादा नहीं समझते हैं। तो कुछ मान लो जैसे बच्चों के लिए डोरमेट्री बनानी है, उसमें कुछ सुविधाएं देनी है, तो ये अभी हो जाएगा। तो ये विजन होना चाहिए कि नहीं यार एक ही बार में सब कुछ अच्छा हो जाए। तो ये मैं शिकायत थी, अब मैं दूर कर दी इन्होंने, ये पहली शिकायत हमारी थी, तो किसी के भी थ्रू दूर हो गई कि एक्स्ट्रा रफ मिलने जा रहा है। ठीक है, एक शिकायत समाचार पत्रों और मीडिया वालों से भी है, जो क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अब हमें नहीं पता कि क्रिकेट को क्यों तवज्जो देते हैं, शायद हो सकता हो उनका अखबार उन्हीं से चल रहा हो, पैसा देते हो। तो अगर वो आपको लगता है कि वे पैसे दे रहे हैं तो उसको ऊपर लिख दो विज्ञापन। हॉकी राजस्थान की टीम में बच्चा दूसरा भी खेल रहा है सीनियर टीम में, और एक जना रणजी ट्रॉफी भी खेल रहा है, तो रणजी भी तो राजस्थान का ही हुआ ना इस साल। तो तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या राजस्थान की टीम के लिए हॉकी खेलने वाला वो खिलाड़ी नहीं है ना? तो फिर अब ऐसी कई खबरें जो वेस्ट इंडीज में टूर्नामेंट हो रहा है, वेस्ट इंडीज और अफ्रीका का, हमें उस न्यूज से क्या फायदा है, क्या मिल जाएगा हमें वो न्यूज पढ़ के? भीलवाड़ा में क्या हो रहा है, भीलवाड़ा का अखबार है, भीलवाड़ा में क्या हो रहा है वो न्यूज लगाओ, उनकी समस्याएं बताओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं बताते हैं, अखबार वाले बताते भी हैं कई बार, लेकिन क्रिकेट को कई बार क्या होता है कि फिर वो दिखता हो दिखता वो छोटा बच्चा भी सोचता मुझे तो क्रिकेटर ही बनना है, मुझे तो खेलना ही क्रिकेट है, पैसा भी सारा वहां चले जाता है, 2,500 रुपये फीस लगती है बच्चों की। आप सोचो क्रिकेट कैसे आसान है, 10 घंटे का खेल है, एक अपना भी तो मानसिक होना चाहिए। 10 घंटे लगते हैं क्रिकेट खेलने में, 50-50 ओवर के मैच होते हैं, आपको पढ़ाना भी है, बच्चे को इंजीनियर भी बनाना है, और सिर्फ 4 लोगों को दिखाना है कि मेरा बेटा क्रिकेटर है। क्यों, जरूर क्या है, हॉकी प्लेयर बनाओ, फुटबॉल प्लेयर बनाओ, बास्केटबॉल प्लेयर बनाओ, वो इसलिए नहीं कि इसमें ग्लैमर नहीं है। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर कोई बास्केटबॉल खिलाड़ी को उसको कभी हाईलाइट तो करो, किसी कोच को हाईलाइट करो, आप विजन देखो कि देखो, आप सर्वे करो कि यार वास्तव में कौन मेहनत कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन बस वो हमने जो न्यूज भेज दी वो छाप दी, और उसके पीछे 5,000 दे दिए, 5,000 में वो विज्ञापन हो गया, तो उस पर लिख दो विज्ञापन है। कई चीजें आपने देखी होगी कि अखबार में ऐसी ऐसी चीजें आती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, आती है ना कई बार। तो खेलों को आगे बढ़ाने में मीडिया और समाचार पत्रों का और जो पत्रकार है उनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे एक नोन है, मैं जानता हूँ, फेसबुक पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं खेलों को आगे, कोई तवज्जो नहीं देता। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, सब डरते हैं कि यार मैं इस पे लाइक करूंगा या कमेंट करूंगा तो लोग कुछ ये हो जाएंगे। तो पदाधिकारियों को, इनको जो ऊपर के स्तर पर बैठे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि एक विजन बना के काम करो। तो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, खेलों में आना चाहते हैं, जुड़ना, हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे इस विधायक खेल योजना में कि हजारों बच्चे खेलना चाहते हैं, पेरेंट्स भी भेजना चाहते हैं। तो 13 साल तक की उम्र में हम टैलेंट निकालेंगे, आए दिन टूर्नामेंट्स होंगे, कभी इस टूर्नामेंट कभी। तो जो प्रायोजक हैं आगे आए, ज्यादा प्रायोजकों से हमें पैसा नहीं चाहिए। अगर 2-2 हजार रुपये भी देखिए, अगर 10 प्रायोजक उस टीम टूर्नामेंट को प्रायोजित करते हैं तो 20-25 हजार में शानदार से शानदार टूर्नामेंट, और हमने किया है। मोनू सर ने हमें कई बार प्रेरित किया है। मोनू वेदांत स्कूल का एक भी खिलाड़ी नहीं खेलता था, पर वेदांत स्कूल का हर बार नाम रहता था। तो ये छोटे छोटे सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्रिकेट में एक टूर्नामेंट में हम 10 लाख खर्च कर देते हैं, आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं हॉकी और फुटबॉल के 100 टूर्नामेंट करा दूंगा 10 लाख में। और इतना टैलेंट, और आपको इतना मजा आएगा कि यार कितना मजा आ रहा है, आप कभी आके देखना।
छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हुए रहेंगे तो उन बच्चों को सपोर्ट की जरूरत है। तो जितने भी पत्रकार है, ये है हमारी एक बात का स्वीकार करें कि हर खेल को तवज्जो दें। और इंडिया से बाहर के फुटबॉल वहां चल रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं, क्या फायदा उसका? उसका एक पेज अलग ही रखो आप, जो विज्ञापन के खेल पत्रिका अलग रखो, जिसमें सारे लोकल समाचार के बच्चों का फोटो आए, अखबार आए, 50 लोग प्रेरित होंगे। पेरेंट्स खुद चाहेंगे कि मेरा बेटा भी खेलने जाए, तेरी भी फोटो आएगी। कई बार होता है, जो मैं बताऊं आपको, संस्थाएं जितनी भी है ना, 99% संस्थाएं फोटो के लिए काम करती है। खेला भी देना होगा ना किसी को, तो वो फोटो खिंचा के देंगे। आधा घंटा मंत्री का इंतजार करेंगे कि भाई मंत्री साहब आ रहेंगे फिर केले देंगे। भाई भूख तो अभी इसको लग रही है मरीज को, तुम आधा घंटे बाद दोगे तो वो तो खुद ही ले आएगा। होता है कई बार, ये छोटी छोटी चीज है, इसमें छोटी छोटी चीजों को हमें पकड़ना पड़ेगा और फिर काम करना पड़ेगा। हमें शिकायत है उन सरकारी अफसरों, खेल संघों के पदाधिकारी को, मैंने बता चुका हूँ। व्यवसायी से, जो बड़े बड़े व्यवसायी है, उद्योगपति है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या पूंजीपति है, जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में अपना नाम करने के लिए तन मन और धन से योगदान आगे होके करता है। होता ना, कई बार जैसे कोई कथा हो रही है, शिव कथा, उसमें पता लगता है बजट में कि इसमें 30 लाख रुपए खर्च हो गए, 15 लाख तो महाराज ही ले गए। होता है ऐसा, 15 लाख तो कौन ले गए? कथा बजा। तो भाई यूट्यूब पे भी आ रही हो तो कथा, आप भिलवाड़ा की क्यों लाइव देखना क्यों चाह रहे हो? आप अपने हिसाब से वो कथा को अगर आपको उतारना ही है अपने जीवन में, तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अपना नाम करने के चक्कर में, इसमें ये पैसा सारा व्यर्थ हो जाता है, कई बार व्यर्थ हो जाता है। सामाजिक कार्यों में, इसमें फोटो खिंचवाने में, कई चीजें ऐसी है हम प्रैक्टिकल रूप से नहीं कर पाते हैं उसको, और उसका महत्व खत्म हो जाता है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सार्थक कामों में बगैर फोटो, बगैर स्वार्थ के लिए विजन बना के काम करें, तो वो पैसा सार्थक भी होगा और उसका, आपका जो उसका मूल उद्देश्य है वो पूरा होगा। ये बातें कहने के लिए बहुत सारी है, अखड़ता है हमें, क्योंकि हम 30 सालों से इन चीजों से निकल रहे हैं। कई चीजें ऐसी है कि हम 1000 रुपए के लिए तरसते हैं, बच्चे तरसते हैं। अब इंडिया टीम जीती, 1 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार ने उस खिलाड़ी को दिए। अब इतना नाम और फेम होने के बाद में 1 करोड़ की क्या जरूरत है? उसको क्या करना है? वो तो जहां भी जाएगी उसको 5 स्टार सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि वो सेलिब्रिटी बन चुकी है। तो सेलिब्रिटी बनाने के लिए प्रयास करो, सेलिब्रिटी बनने के बाद तो फिर क्या रोल है? मैं जब, मतलब मेरे पास घर नहीं था, मैं रेलवे स्टेशन पर सो रहा था, तो उस वक्त कोई आगे आता कि यार नहीं, यहाँ क्यों सो रहा है, यहाँ सो जा। अब मैंने अरबों रुपए का मकान बना लिया, करोड़ों रुपए का बना लिया अपनी मेहनत से। अब मुझे कोई कहे मैं आपको ये गिफ्ट कर रहा हूँ, मेरा क्या काम का हो? जब मुझे जरूरत थी, जब तो कोई आगे ही नहीं आया, है ना बेटा? ये सारी चीजें आपने मुझे मंच दिया, इसलिए मैं भड़ास निकाल रहा हूँ। और ये उतारनी पड़ेगी। मैं चला गया, किसने सुन लिया, मुझे पता मुझे कोई नहीं सुनेगा। आपको भी लग रहा होगा कि असर पका रहे हैं, बोर कर रहे हैं, नहीं, ये रियल चीजें है। हिंदुस्तान इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा कि हम प्रैक्टिकल चीजों पे कभी काम नहीं करते हैं। चाइना करता है, चाइना करता है, एक विजन बना रहे हैं वो एक एक खेल पे। पहले उन्होंने इंडिविजुअल गेम पकड़े कि जो सिंगल बंदा खेलता है, ठीक है, एक विजन लेके ट्रायल्स करवाई हजारों बच्चों की, उसमें से 50 टैलेंट निकाले। खेल को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। 50 टैलेंट मिलाए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, उनके पेरेंट्स को कह दिया कि भाई आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, ये बच्चा हमें दे दो। अब जब 10,000 पेरेंट्स को मिल रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको पढ़ाएंगे भी हम, लिखाएंगे भी हम, खाना भी हम खिलाएंगे। और उन पे काम शुरू हो गया। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओलंपिक हो रहा है, चाइना, इसमें भी मेडल, इसमें भी मेडल, इसमें भी मेडल, और हम लोग देख रहे हैं टीवी। अरे भिलवाड़ा, हिंदुस्तान में तो जीता क्या? कैसे जीतेगा जब हमारा कोई विजन ही नहीं है? जो खिलाड़ी का सिलेक्शन हो गया वो भी सिर्फ घूमने जा रहा है कि मैं लंदन जा रहा हूँ घूमने, जिताने का तो कोई विजन था ही नहीं, तो उसने वो मेहनत तो करी नहीं। और वहां पे तो कंपटीशन मिलेगा फुल,
ओलंपिक खेला 8वें नंबर पर आया तो कोई फायदा नहीं। उसने मेहनत करी, नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड में नंबर 1 है और अभी भी मेहनत कर रहा बंदा बिल्कुल जमीनी स्तर पर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लाइफ में स्पोर्ट्स में भी काम आती है, पढ़ाई में भी काम आती है ना। मेरिट में जाना है तो 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, खिलाड़ी बनना है तो फिर 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को वैसी डाइट लेनी है आपको, कोच का गाइडेंस लेना है, कॉलेज अच्छे कॉलेज में जाना है। ये स्कूल है, हमारा स्कूल है, जो भिलवाड़ा मैम सिखा रहे हैं स्कूल है। बाहर जाना पड़ेगा ना, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए आप कॉलेज के लिए करते हो ना कि मुझे कानपुर का कॉलेज मिल जाए, मुझे इंदौर का, मुझे अच्छे कॉलेज ढूंढते हो तो अच्छे कॉलेज को सर्च करना पड़ेगा और पैसा वहां लगाना पड़ेगा उन बच्चों पे, डाइट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सुविधाओं में। अब मैं 1000 रुपए की हॉकी से खेल रहा हूँ, तो अगला 5000 की हॉकी से खेल रहा है, सुविधाओं का फर्क पड़ता है। आज विदेशी हमसे इसलिए आगे कि उनके पास बचपन में सुविधाएं मिलती हैं। हमें भारत में भी अगर खेलों को आगे बढ़ाना है तो खेल संस्कृति डेवलप करनी पड़ेगी। हम धर्म के नाम पर एक छोटे से आयोजन में 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख खर्च कर देते हैं, तो हमें छोटे छोटे आयोजनों में भी बच्चों के लिए खर्च करना पड़ेगा। आज अखबार में एक फोटो थी, एक रस्सा कस्सी प्रतियोगिता में 1 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं गांव में। आप सोचो, पूरा विजन ही बदल गया। आज का अखबार आप पढ़ लेना, मैंने फोटो भी खींची है। 1 लाख रुपए का इनाम फर्स्ट आने पर रस्सा कस्सी में, किसमें? गांव में। सेकंड इनाम 51,000 और थर्ड इनाम 21,000 का। बच्चे चालू हो गए आज से ही, वो 2 महीने बाद टूर्नामेंट होगा, वो प्रैक्टिस करना शुरू हो गए, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये छोटे छोटे, वो चाहते तो 1 लाख रुपए में हनुमान जी का जागरण भी कर सकते थे, जिमा भी सकते थे 1000 10,000 आदमी को। उन्होंने विजन पकड़ा कि बच्चों खेलों से कैसे जोड़े। विजन सिंपल सा है कि अभी हम करवाने जा रहे हैं विधायक रेस दौड़ प्रतियोगिता, पहले भी करवाई थी एमएलए रेस के नाम से हमने मैप्स में। अभी हम प्रताप नगर में विधायक खेल मतलब दौड़ प्रतियोगिता, क्योंकि सबसे पहला विजन दौड़ना ही होता है। तो हम पूरे भिलवाड़ा शहर के बच्चों को इन्वाइट करेंगे, 3 से 13 साल तक के बच्चे। उम्र का नहीं रहेगा उसमें, खिलाड़ी की फिजिक के अनुसार से हम टीमें बनाएंगे। जैसे 6 खिलाड़ी एक लेन में दौड़ते हैं तो 6 खिलाड़ी एक जैसे रहेंगे, उनकी दौड़ प्रतियोगिता कराएंगे। और मैं भिलवाड़ा वासियों से अपील कर रहा हूँ कि सब बच्चों को, जितने भी आपके घरों में 3 से 13 साल तक के बच्चे, उसमें पार्टिसिपेट कराएं। आप देखना, आपका बच्चा जब दौड़ता हुआ रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा। जब नंबर आते हैं 99 अच्छा लगता है। तो वैसे दौड़ है, फिजिकल एक्टिविटी के बच्चा दौड़ रहा है, फर्स्ट आया, आप स्टेटस लगाओगे, ये लगाओगे, वो लगाओगे, मजा आता है दौड़ने में। तो मेरा बेटा, जिसका बेटा पीछे रह गया तो उसको उसको हतोत्साहित मत करो, अभी रेस वापस होगी 15 दिन में, तो हम यहाँ खर्च करेंगे। एक बच्चा जो जीता है 3 साल का, उसको इनाम के रूप में पहले ही दिन 2100 रुपये मिल गए। 1 करोड़ तो बाद में मिलेंगे, मिलेंगे कब मिलेंगे? 2100 रुपये तो दे उसको, ताकि वो शुरू हो। समझ में आ रही है सारी बातें? आपका सवाल जो है, मैं सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ, आप भी बीच बीच में पूछते रहो कि भाई ये सारी चीजें आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबको। मैंने एक ऑटो वाले को भी जोड़ दिया खेल डेवलपमेंट में। ये चीजें मैंने की थी 2008 में। ऑटो ड्राइवरों के जो संगठन था, गोविंद सिंह जी जो थे उनके अध्यक्ष, उनसे मैं मिला था। मैंने उनको बोला था कि सर भैया ऐसा हो सकता है कि अच्छा सारे बच्चों को नहीं भरना, एक ऑटो में एक बच्चा, जैसे ऑटो जा रहा है, एक बच्चा हॉकी लेके भाग रहा है कि मैं लेट नहीं हो जाऊं, बेटा बैठ, फटाफट बैठ, तेरे को मैं प्रताप नगर छोड़ देता हूँ। पीछे से कोई आ रहा, उधर से कोई आ रहा, या कोई बात नहीं, कोई मोटरसाइकिल वाला खाली जा रहा हो, तो ऐसा करते हैं लोग। मैं प्रेरित करता हूँ। तो पुलिस लाइन से, मतलब चंद्रशेखर से भी बच्चे आते हैं, सेवासदन खेल मैदान पर जो आते हैं वो ऐसे लिफ्ट ले लेके आते हैं, अंकल प्लीज छोड़ दो, अब गले हाथ में हॉकी है। तो कई रोकते हैं, कई नहीं रोकते, तो ये भी सपोर्ट है। बच्चे मुझे आके कहते हैं कि अंकल कह रहे थे कि अजीत सर के यहाँ खेलने जाते हो क्या, चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो एक छोटी सी पहचान मैंने भी बनाई है, पर उस पहचान को तभी होगा जब एस्ट्रोटर्फ लग जाएगा, अच्छे लोग जुड़ेंगे, एक विजन होगा हमें काम करने का। तो फिर देखो आप, मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि इंडिया की नंबर 1 हॉकी हम बनाएंगे।
10 साल का मतलब 15 साल 20 साल का बच्चा जुड़ रहा है, खेल रहा है, वो खिलाड़ी नहीं बन सकता। उसको स्टॉप कर दो, उसको कहो भाई 1 घंटा खेल अपने मजे के लिए। हम मना नहीं कर रहे कि तू क्यों खेल रहा है, क्यों खेल, 1 घंटा जब टाइम मिल जाए आजा, खेल से जुड़ा रहे, कभी टूर्नामेंट हो तो खेल ले। लेकिन जब तेरा विजन तूने चेंज कर दिया तो उसी में ही फोकस कर, है ना? हम नहीं कह रहे खिलाड़ी जो बनने जा रहा है हम उसको भी यही कहते हैं, 1 घंटा पढ़ ले, यही कहते हैं ना, फोकस इस पे कर, 1 घंटा पढ़ ले। तो ये एक तालमेल बनाएंगे, स्कूल प्रशासन मदद करे, टीचर्स मदद करे, और एक ट्यूशन संस्कृति है वो भी खेलों में बहुत बड़ी बाधा बन रही है। सुबह 6 बजे से जाता है बच्चा, 2 बजे स्कूल आता है, स्कूल से आता है, 3 बजे खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करता है, और वापस जैसे ही उठता है उसको वापस ट्यूशन जाना है। तो 5 से 7 का जो ट्यूशन का टाइम है, वो कई बार ट्यूशन वालों से भी मैं एक शिकायत कर रहा हूँ, 5 से 7 का टाइम आप चेंज कर दो, पूरा दिन पढ़ाए, कभी भी ट्यूशन। इतना अच्छा खिलाड़ी सर, 6 महीने बाद एग्जाम है, पापा ने ट्यूशन लगवा दिया। अब कोच खड़ा खड़ा देख रहा है, मैंने इस पे इतनी साल मेहनत करी, अब वो ट्यूशन जाने लग गया। तो वो कई चीजें बताने की है, पर वो चीजें आड़े आती है। So thank you, sir, for being here. I have learned a lot of things from this conversation, giving your precious time to us. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया।